Please like the video. Thank you. शंकर ने हंसते हुए पूछा, पांडे जी क्या अब भी यकीन नहीं आया? उसने मुंह से टेप हटा दिया, फिर कहा दूसरे कमरे में तशरीफ ले चलें। मंगल पांडे ने आकर दूसरे कमरे में आकर बेबसी से कहा, मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूं? हमारे मुल्क के तमाम सुराग रसां, पुलिस वाले और तमाम मिलिट्री वाले पारस को ढूंढते फिर रहे हैं और वह मेरी नज़रों के सामने है। मेरा बेटा बना हुआ है, मेरे सीने पर मूंग दल रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर यह कि आज मैं जासूसों की टीम में शरीक होकर जा रहा हूं और ये अच्छी तरह समझ गया हूं कि आज ही की फ्लाइट से पारस को भी रवाना किया जा रहा है। तो फिर जाओ और अपनी सरकार को रिपोर्ट दे दो, पारस को गिरफ्तार करा दो। शंकर ने कहा, अगर ऐसा कर सकता तो मेरा नाम बैनुल-अक़वामी जासूसों में शामिल हो जाता, मगर मैं जानता हूं फरहाद मेरी खोपड़ी घुमा कर रख देगा, मेरा मुंह सामने से पीछे हो जाएगा। जब तुम जानते हो कि पारस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, फिर जासूसों की टीम में क्यों जा रहे हो? इस बहाने अमेरिका तक घूम कर तो आऊंगा। तो फिर घूमने जाओ। अगर तुमने पारस के खिलाफ जुबान खोली तो उड़ते हुए जहाज से नीचे टपका दिए जाओगे। वो बेबसी से बोला, मेरी क्या मजाल है, मेरी समझ में नहीं आता यह चक्कर कब तक चलेगा। पहले वो मुझे मिला तो फरहाद का बेटा पारस था, फिर मेरा बेटा जय किशन बन गया, अब मैं एयरपोर्ट जाऊंगा तो वहां कुछ और बनकर मिलेगा। हमारे धर्म में मरने के बाद जन्म बदलते हैं। यह लड़का अपनी जिंदगी में जन्म बदलता जा रहा है। ऐसा ना हो तैयारे में सफर करते करते मेरा बाप बन जाए। वो बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। रसवंती फिर अपने बेटे के पास पहुंच गई। वो मुराद वॉटसन के साथ कोठी में आ गया था। उसने ड्राइंग रूम में पहुंचकर देखा, एक खूबसूरत सी औरत की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। उसने तस्वीर को देखते एक फिजाई बोसा उछाल कर कहा, ओ मम्मी, माय स्वीट मम्मी, आप कितनी खूबसूरत लगती हैं। मुराद वॉटसन एकदम से ठिठक गया। शदीद हैरानी से बोला, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? मेरी माँ को अपनी माँ बोल रहे हो? पारस जरा सटपटा कर रह गया। मुराद वॉटसन उसे घूर कर देख रहा था। फिर उसने गहरी संजीदगी से पूछा, तुम कौन हो? पारस ने एक कदम पीछे हटकर कहा, डैडी आपको क्या हो गया है? मैं आपका टीपू हूं। यू शट अप, तुम मेरे बेटे हो तो क्या अपनी दादी की तस्वीर को नहीं पहचान सकते? ओ कम ऑन डैडी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो रहे हैं। वो पारस का हाथ पकड़कर खींचता हुआ अपने बेडरूम में आया। फिर उसने दरवाजे को बंद कर दिया। जल्दी से अलमारी खोली, उसकी दराज को खोला, फिर उसमें से एक रिवॉल्वर निकालकर निशाने पर रखते हुए बोला, सच सच बताओ कौन हो तुम? इस रिवॉल्वर का लाइसेंस बेटे को मारने के लिए नहीं मिला है, इसे रख लीजिए। वो झुंझलाकर बोला, तुम कौन हो? मेरे टीपू की गुफ्तगू का अंदाज भी ऐसा नहीं है। देखो बच्चे, तुम मेरे निशाने पर हो। मैं क्या पूरा मुल्क जानता है फरहाद अली तैमूर अपने बेटे को यहां से ले जाना चाहता है। इस मकसद के लिए वो हम में से किसी के बेटे को अगवा करेगा और उसकी जगह अपने बेटे को पहुंचाएगा। क्या ऐसा नहीं है? पारस ने इनकार में सर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं है, मैं टीपू हूं और आपका बेटा हूं। वो टेलीफोन की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम मेरे निशाने पर होगे, मैं फोन करूंगा। इस दौरान तुमने कोई चालाकी दिखाई या तुम्हारे बाप ने टेलीपैथी के जरिए कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। उसने रिवॉल्वर का रुख पारस की तरफ रखा, रिसीवर को अपने कान और शाने के दरमियान दबाया, दूसरे हाथ से नंबर डायल करने लगा। फिर नंबर डायल करता ही चला गया। थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि वो ख्वामखा डायल करता जा रहा है। उसने फिर क्रैडल पर हाथ रखा, फिर सोचकर नंबर डायल किए, किसी से राब्ता कायम किया। कोई गुस्से में कह रहा था, उल्लू के पट्टे कमीने, क्या तू ही मेरी बीवी को फोन करता है? मुराद वॉटसन ने जल्दी से क्रैडल पर हाथ रख दिया। फिर उसने नंबर डायल करने के लिए उंगली रखी तो उंगली फिसल गई, दोबारा रखी तो फिर फिसल गई। अब वो जल्दी जल्दी डायल करने के लिए उंगली रखना चाहता था मगर रख नहीं पा रहा था। वो झुंझलाकर रिसीवर को एक तरफ रख के दूसरे हाथ की उंगली से नंबर डायल करने लगा। 7वीं बार एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा नंबर डायल कर चुका है। उसने फिर क्रैडल पर हाथ रखा, फिर नंबर डायल करना चाहा। उसी वक्त महसूस हुआ जैसे रिसीवर से आवाज सुनाई दे रही है, हेलो हेलो। उसने रिसीवर को गौर से देखा, फिर अच्छी तरह कान से लगाकर सुना, आवाज आ रही थी, हेलो हेलो, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूं। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया, मगर आवाज अभी तक आ रही थी। वो आवाज पूछ रही थी, क्या तुम मेरे बेटे को कानून के हवाले करना चाहते हो? उसने जल्दी से पलटकर रिवॉल्वर उठाया, फिर पारस को निशाने पर रखते हुए बोला, फरहाद मैं कहता हूं मेरा बेटा वापस कर दो वरना अभी इसे गोली मार दूंगा। तुम्हें इजाजत है, लड़का सामने खड़ा है, गोली मार दो। तुम इसे मजाक समझ रहे हो? मैं तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहते उसने फौरन ट्राइगर पर उंगली दबाई। खटाखट की आवाज के साथ ट्राइगर दबता गया, मगर ना आवाज आई ना गोली निकली। पारस ने मुस्कुराते हुए जेब से हाथ निकाला, उसकी मुट्ठी बंद थी। जब उसने खोली तो उसमें रिवॉल्वर की गोलियां थीं। जब वो फोन करने में मसरूफ था तभी रसवंती ने पारस से कह दिया था कि वो गोलियां निकाल ले। फिर वो मेरे लबो लहजे में बोली, अभी इसमें गोलियां होती तो तुम मेरे बेटे को कत्ल कर चुके होते। अब जवाब दो, क्या इस हरकत के बाद तुम्हारा बेटा जिंदा वापस मिल सकता है? वो चीख कर बोला, नहीं नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुम्हारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ, तुम्हारा बेटा किसी दूसरे दिन की फ्लाइट से जा सकता है।
आज हर हाल में मेरे पारस को जाना चाहिए। ये जुल्म है, मेरे बच्चे पर जुल्म है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिलेगा तो उसके बदन पर एक हल्का सा निशान भी नहीं होगा। किसी ने उसे फूल की छड़ी से भी नहीं मारा है। वो बखैरियत है। जब तैयारा परवाज करके इस मुल्क की सरहद से निकल जाएगा तो उसे तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। वो समझ रहा था इन हालात में समझौता करना होगा, वरना बेटा जिंदा नहीं मिलेगा। लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि उसे जिंदा वापस किया जाएगा। रसवंती ने कहा, बेवकूफ़, क्या तुम समझते हो क्या हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते? तुमने बैनुल-अक़वामी स्मगलरों से मुआहिदों के कागजात जो इस ख्वाबगाह के एक चोर खाने में रखे थे, उन्हें मैंने टेलीपैथी के जरिए गायब कर दिया। यकीन नहीं है तो देख लो। वो तेजी से चलता हुआ एक तस्वीर के पास गया। उसे हटाकर देखा, वहां छोटी सी आहनी कल लगी हुई थी। उसे घुमाते एक चोर खाना खुल गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तमाम खाने खाली थे, ब्रीफकेस भी नहीं था और नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां भी गायब थी। वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए थे। उसने तेजी से पलटकर पारस को देखा, फिर पूछा, मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? रसवंती उसके दिमाग में थी, कहने लगी, हमने पहले उसे गायब कर दिया था। अगर चाहते तो तुम्हारा पोल खोल देते। जरा सोचो इसके बाद क्या होता। तुम्हें किसी मुल्क में रहने की इजाजत नहीं मिल सकती थी, जहां भी जाते जेल में जिंदगी गुजारते। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर बोला, इसका मतलब है तुम मुझे हर तरफ से नंगा कर देना चाहते हो, हर तरफ से मार डालना चाहते हो। पहले मेरा ब्रीफकेस और नकदी गायब की, फिर मेरे बेटे को गायब किया। मुझे लावल्द बनाना चाहते हो, मुझे कंगाल बनाना चाहते हो, मुझे मुजरिम साबित करके जेल भेजना चाहते हो। अच्छी तरह सोच लो। अगर इन मुसीबतों से बचना चाहते हो तो जैसा कहा जा रहा है उस पर अमल करो। वो समुंदर की तरह बेफर रहा था, मगर झाग की तरह बैठ गया। उसके आगे कोई रास्ता नहीं था। उसे हमारे हर हुक्म पर अमल करना था। वो पारस को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां कितने ही बच्चे नजर आए। फौज का सख्त पहरा था। यकीनन जासूस भी सादा लिबास में घूम रहे होंगे। रसवंती मुराद वॉटसन के दिमाग में जमकर बैठ गई, ताकि वो कोई चालाकी ना दिखा सके। एक तरफ बच्चों के सामान की चेकिंग हो रही थी, दूसरी तरफ तमाम बच्चों को एक कतार में खड़ा करने के बाद एंटी मेकअप कैमरे के सामने से गुजारा जा रहा था। चंद अफसरान टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे और गुजरने वाले बच्चों के चेहरों को हर जाविये से देखते और परखते जा रहे थे। डॉक्टर विद्यासागर ने बड़ी महारत से पारस के चेहरे पर सर्जरी की थी। वो बखैरियत उस कैमरे के सामने से गुजर गया। किसी को शुबा तक न हुआ। तैयारा अपने वक्त पर परवाज करने लगा। इसमें तकरीबन 15 मुसाफिर बच्चे थे। वो 5 बरस की उम्र से 15 बरस की उम्र तक के थे। इनमें 7 बच्चे ऐसे थे जो 5 बरस से लेकर 8 बरस तक के थे, लेकिन उम्रों का फर्क होने के बावजूद वो एक जैसा कद रखते थे। उन्हें अगर एक कतार में खड़ा किया जाता तो उनके कद और जिसामत में 19-20 का फर्क होता। बहरहाल हमारा पारस उनके दरमियान बखैरियत सफर कर रहा था। इधर मुराद वॉटसन बेकरार था। जल्द से जल्द अपने बेटे को हासिल करना चाहता था। पारस को रुखसत करने के बाद वो कार में आकर बैठ गया। सोच के जरिए आवाज देने लगा, फरहाद तुम कहाँ हो? मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे मेरा बेटा और अहम दस्तावेजात चाहिए। रसवंती अपने बेटे के पास थी। वो उस वक्त तक साथ छोड़ना नहीं चाहती थी जब तक सरहद पार न हो जाए, लेकिन मुराद वॉटसन का भी ख्याल रखना लाजमी था। वो कोई शरारत कर सकता था। रसवंती ने मुझे मुखातिब किया, फरहाद मेरा दिल घबरा रहा है। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? कुछ अजीब तरह की बेचैनी है। मेरी बाएं आंख फड़क रही है। क्या ज़ईफुल एतकादी की बातें कर रही हो? हमारा बेटा मज़े से सफ़र कर रहा है, इंशाल्लाह जल्द ही सरहद पार कर लेगा। मैं मुराद वॉटसन के दिमाग में जा रही हूँ। मेरे साथ आओ और उसे कंट्रोल करते रहो। मैं अपने बेटे के पास रहना चाहती हूँ। उसने बताया कि किस तरह मुराद वॉटसन को शुबा हो गया था। उसने पारस को रिवॉल्वर की जद पर रखा और किस तरह उसने बेटे की जान बचाई और अहम दस्तावेजात के मामले में ब्लैकमेल करती रही। मैं तमाम बातें मालूम करने के बाद मुराद वॉटसन के दिमाग में पहुंच गया। वो रह रहकर सोच के जरिए पुकारता जा रहा था, मिस्टर फरहाद तुम कहाँ हो? अपना वादा पूरा करो। मैं मौजूद हूँ। तुम्हारी जान क्यों निकली जा रही है? वो गुस्से से बोला, अपना वादा पूरा करो। अभी इंतजार करो, पहले इस तैयारे को सरहद पार करने दो। और तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? क्या एयरपोर्ट में रहने का इरादा है? उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। मेरा सब कुछ लुट चुका है। तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा और वो दस्तावेजात, वो तुम्हारा इमालनामा है। तुमने कोई नेक काम नहीं किया, उसे भूल जाओ। इसका मतलब है तुम उनके जरिए किसी वक्त भी मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। जिस वक्त चाहूंगा तुम्हारी खोपड़ी में बैठकर तुम्हारे जुराइम तुम्हारी जुबान से उगलवा दूंगा। तुम घर जाकर आराम से रहो, मेरे इंतजार करो, मैं अभी आऊंगा। पारस तैयारी में मंगल पांडे के साथ बैठा हुआ था। पांडे उसे एयरपोर्ट पर देखते ही चौंक गया था, मगर समझ नहीं पाया था। ये वही टीपू है जिसे शंकर के साथ कोठी में देखा था और जिसके मुंह पर टेप लगा हुआ था, या ये पारस है जो टीपू के रूप में जा रहा है? अगर वो समझ भी लेता तो कुछ कह नहीं सकता था। बेचारा बैनुल-अक़वामी सतह पर जासूस बनने जा रहा था। जिसे पकड़ना था वो पास बैठा हुआ था और उसे पकड़ नहीं सकता था। लेकिन यह तजस्सुस था कि उसके पास बैठा हुआ बच्चा पारस है या टीपू। उसने करीब झुककर बड़ी राजदारी से पूछा, क्या तुम वो हो? पारस ने भी बड़ी राजदारी से कहा, मैं वो हूं।
पांडे ने और गहरी सरगोशी में पूछा, कौन हो? वो जवाबन सरगोशी में बोला, मैं वो हूं जो तुम नहीं जानते और जो जानते हो वो नहीं हूं। पांडे ने झुंझलाकर कहा, देखो मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। पारस ने कहा, औरतें नाम नहीं लेती, थप्पड़ मार देती हैं। वो एकदम से चौंक कर सीधा बैठ गया, फिर उसकी तरफ झुककर बोला, हाँ हाँ समझ गया, मैं अच्छी तरह समझ गया, तुम मेरे सीने पर मोंग दलने पहुंच गए हो। त्यारे की महदूद फिजा में स्पीकर के जरिए आवाज सुनाई दी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा तैयारा 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहे हैं। अब हम भारत की सरजमीन छोड़कर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की फिजा में परवाज कर रहे हैं। रसवंती ने खुश होकर कहा, ओ फरहाद, खुदा का लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटा इस मुल्क की सरहद से निकल चुका है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ तकरीबन 6 घंटे बाद वो तुम्हारी आगोश में होगा। तुम जाओ और टीपू को उसके बाप के हवाले कर दो। इतनी जल्दी भी क्या है, जरा और इंतजार कर लो। नहीं फरहाद, किसी की गोद से उसका बच्चा नहीं छीनना चाहिए। मैंने बहुत मजबूरी की हालत में ऐसा किया, खुदा से दुआ है आइंदा ऐसा ना करना पड़े। मैंने उसके जज्बात का ख्याल करते हुए शंकर से कहा, टीपू को फौरन उसकी कोठी के सामने पहुंचा दो, तुम में से कोई मुराद वाटसन की नजरों में ना आए। वो फौरन ही मेरे हुक्म की तामील के लिए टीपू को लेकर चल पड़े। जब मैं आधे घंटे बाद मुराद वाटसन के पास पहुंचा तो बेटा बाप से मिल गया और वो टेलीफोन का रिसीवर कान से लगाए बड़े बड़े पुलिस और फौजी अफसरान को इतला दे रहा था, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे बेटे को अगवा किया गया था। उसकी जगह फरहाद अपने बेटे पारस को ले गया है। मैंने रसवंती के पास आकर उसे बताया किस तरह मुराद वाटसन तमाम आला अफसरान को इस फ्रॉड की इतला दे रहे हैं। रसवंती ने पूछा, फरहाद मेरा बेटा खैरियत से मेरे पास पहुंच जाएगा ना? इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगा। मेरी बात खत्म होती स्पीकर से आवाज उभरने लगी, ख्वातीनो हजरात, हम आपको खौफजदा नहीं करना चाहते, लेकिन हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। हमारे ये तैयारा मुश्किलात में घिरा हुआ है। चंद नामालूम अफराद ने पायलट रूम को अंदर से लॉक कर दिया और पायलट को अपनी मर्जी के मुताबिक परवाज करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये सुनते ही तमाम मुसाफिरों में खलबली मच गई। सब परेशान होकर एक दूसरे से कुछ न कुछ कहने लगे, कुछ तो घबरा कर खड़े हो गए। एयर होस्टेस और स्टीवर्ड हाथ उठा उठाकर उन्हें तसल्लियां दे रहे थे, आराम से बैठने के लिए कह रहे थे। स्पीकर से भी कहा जा रहा था, हम आपसे हौसले की तवक्को करते हैं, इंशाल्लाह हमारा तैयारा बखैरियत जमीन पर उतरेगा और किसी को जानी या माली नुकसान नहीं पहुंचेगा। रसवंती ने परेशान होकर पूछा, फरहाद ये क्या हो रहा है? मैं ना कहती थी मेरी बाएं आंख फड़क रही है। हौसला करो, हमारा बेटा खैरियत से रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। स्पीकर से कहा जा रहा था, ख्वातीनो हजरात, थोड़ी देर पहले हमने गलत ऐलान किया था कि हमारा तैयारा भारत की सरहद से निकल चुका है। हमें ऐसा ऐलान करने पर मजबूर किया गया था, हालांकि यह तैयारा भारत के अंदर ही परवाज कर रहा है। हम 1 घंटे के अंदर वापस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। मैंने दोनों हाथों से सर को थामकर कहा, रसवंती हम जबरदस्त धोखा खा गए। वो बुरी तरह बदहवास होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? वही जो तुम समझ रही हो, तुम माँ हो, समझ कर भी यकीन नहीं करना चाहोगी, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। हमारे बेटे पारस को घेरने और गिरफ्तार करने के लिए ये चाल चली गई है। मैं दूसरे ही लम्हे उस बोलने वाली के दिमाग में पहुंच गया। वेयर हॉस्टेस के कैबिन में माइक के पास बैठी बोल रही थी, उसके सामने एक स्टेन गन तरी हुई थी। मैं स्टेन गन वाले से निमट सकता था, मगर कोई फायदा ना होता, उसका ताल्लुक पायलट कैबिन से नहीं था। मैं किसी तरह भी उन लोगों तक नहीं पहुंच सकता था जो पायलट को मजबूर करके दिल्ली एयरपोर्ट ले जा रहे थे। रसवंती भागी भागी फिर रही थी, कभी आला बीबी को इतला दे रही थी, कभी सोनिया के पास पहुंच रही थी, कभी शीबा को बुला रही थी, कभी शेख साहब के पास पहुंचकर पूछ रही थी मैं अपने बच्चे को किस तरह उनसे महफूज रखूं, वो खतरे में है, वो गिरफ्तार हो जाएगा, फिर वहां से निकाल लाना बहुत मुश्किल होगा। वो उसे समझा रहे थे, सब्र और हौसले से काम लो बेटी, मैं दुआ भी करता हूं और दवा भी करता हूं, इंशाल्लाह तुम्हारा पारस सही सलामत तुम्हारे पास आएगा। उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। वो पौमी के पास भी पहुंच गई, कह रही थी, मशीन को जहन्नुम में डालो, मेरे बेटे के पास आओ, खुदा न खास्ता उसे कुछ हो गया तो मैं तुम में से किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। मैंने डांट कर कहा, रसवंती होश में आओ, तुम्हारी ये दीवानी ममता हम में से किसी को सोचने समझने का मौका नहीं देगी। वो गुस्से से बोली, तुम कब तक समझते रहोगे? वो तैयारा दिल्ली पहुंचने वाला है, तुम ऐसे चुप हो जैसे सांप सूंघ गया है। तुमने अभी तक किसी को धमकी नहीं दी है कि पारस को गिरफ्तार किया गया तो हम उन्हें बड़े से बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम सब्र और सुकून से मेरी बात सुनोगी तो कुछ समझ में आएगा। हमने अभी तक ये जाहिर नहीं किया कि पारस इस तैयारे में है। अगर इस तैयारे में होता तो हम बेचैन हो जाते, उसे बचाने के लिए धमकियां देते फिरते, उसे बचाने के लिए बड़े बड़े जराए इख्तियार करते, लेकिन हमारी तरफ से खामोशी है। हमारी खामोशी उन्हें तजब्जुब में मुब्तला कर रही है। तुम अब तक जितने फौजी अफसरान के दिमाग में पहुंच चुकी हो, वहां जाकर देखो क्या खिचड़ी पक रही है। तुम्हारी बदहवासी से यह मसला हल नहीं होगा। ये बात कुछ समझ में आई। वो फौजी अफसरान के दिमागों को पढ़ने के लिए चली गई। मुझे भी जितनी आवाज़ें और लबो लहजे याद थी, मैं उनके पास जाकर देखने लगा आखिर पारस के सिलसिले में क्या हो रहा है और दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसे सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। मैंने एक अंदाजे के मुताबिक रसवंती से दुरुस्त कहा था। वो सभी इस बात से परेशान थे कि हम में से कोई इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहा है। दूसरी परेशानी की बात यह थी कि वो वायरलेस रेडियो के जरिए
अपने उन सुराग रसानों से राब्ता कायम किए हुए थे जिन्होंने पायलट को रिवॉल्वर और स्टेन गनों से घेर रखा था। उसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर रहे थे। उन्होंने झूठ कहा था कि वो तैयारा भारत की हदूद में ही परवाज कर रहा है, जबकि वो भारत की ही नहीं पाकिस्तान की सरहदें भी पार कर चुका था। यह उनके लिए ज्यादा परेशानी की बात थी। पायलट इस बात पर बजिद था कि वो तैयारे को वापस नहीं ले जाएगा। ये बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस के असूलों के खिलाफ है। अगर उसे मजबूर किया गया तो भारतीय हुकूमत के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। उधर बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन अचानक हमारे हक में पांसा पलट गया था। रसवंती खुश होकर कह के लगाने लगी। जो फौजी अफसर वायरलेस रेडियो के जरिए अपने सुराग रसानों से गुफ्तगू कर रहे थे, उनके जरिए हम उनके पास पहुंच गए, जिन्होंने पायलट कैबिन के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था और अपनी दानिश्त में हर तरह से महफूज हो गए थे। उनके लिए मुश्किल ये थी कि वो कोई हाईजैक करने वाली खतरनाक तंजीम के लोग नहीं थे। वो भारतीय सरकार से ताल्लुक रखते थे और किसी भी तैयारे को हाईजैक नहीं कर सकते थे। पायलट को महज धमकी दे रहे थे, लेकिन उसे कत्ल नहीं कर सकते थे, उसकी जगह संभाल नहीं सकते थे या किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो तादाद में 3 थे। मैंने रसवंती से कहा, तुम रिवॉल्वर वाले के दिमाग में कब्जा जमाओ, मैं एक स्टेन गन वाले के पास रहूंगा। तीसरा जो बचेगा वो हम दोनों के निशाने पर रहेगा। हम इस हिसाब से पायलट कैबिन के अंदर पहुंच गए। रसवंती ने रिवॉल्वर वाले के जरिए स्टेन गन वाले को देखा, फिर कहा, मैं रसवंती बोल रही हूँ। अगर जिंदगी चाहती हो तो 2 में से एक काम करो, मुझे मार डालो या हथियार फेंक दो। वह हैरानी से रिवॉल्वर वाले को देखते हुए बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने स्टेन गन वाले की जुबान से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। रसवंती ने जो कहा उस पर अमल करो, हम दोनों को मार डालो। तुम अकेले बचोगे तो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा लेंगे। अब चित भी हमारी है, पट भी हमारी। वो परेशान होकर अपने साथियों को बारी बारी देखने लगा। पायलट भी बार बार सर घुमाकर देख रहा था। मैंने कहा, ज्यादा सोचने का मौका नहीं है, हथियार डाल दो, दरवाजा खोलो और मुसाफिरों के पास चले जाओ। वो हिचकिचा रहा था। रसवंती ने कहा, तुम्हें हथियार डालना नहीं आता, लो मैं सिखा देती हूँ। वो चश्मे जदन में उसके पास आई, उसके दिमाग पर कब्जा किया, उसके हाथ से हथियार गिराए और फिर रिवॉल्वर वाले के दिमाग में पहुंचकर बोली, अब दरवाजा खोलकर जाओ वरना तुम्हें जाने का ढंग भी सिखाया जाएगा। वह दरवाजा खोलकर जाना चाहता था। मैंने कहा, ठहरो, अभी तुम यहीं रहो। रसवंती, हमें एक दूसरे की जगह लेना होगी। मैं रिवॉल्वर वाले के दिमाग में आ रहा हूं, तुम इधर आ जाओ। हमने दोनों को एक साथ के लिए छोड़ा, फिर जगह बदलकर उनके दिमागों पर कब्जा जमा लिया। अब मैं रिवॉल्वर वाला था और वो स्टेन गन वाली थी। जिसने हथियार फेंका था, मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, रसवंती, इसे इशारे पर रखो और इसी कैबिन में रहो। मैं एयर होस्टेस के कैबिन में जा रहा हूँ, वहां चौथा शिकार है। मैं कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर आया। मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर कितनी ही औरतों की चीखें निकल गईं। बच्चे और ज्यादा सहम गई। मैंने एक हाथ उठाकर कहा, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, तैयारा खतरे से बाहर है। आप तमाम मुसाफिर बखैरियत अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मैं उनके दरमियान से गुजरता हुआ एयर होस्टेस के कैबिन में पहुंचा। वो स्टेन गन वाला वहां मौजूद था। मैंने जाते ही कहा, दोस्त, गड़बड़ हो गई, हम टेलीपैथी के शिकंजे में आ चुके हैं, लिहाजा तुम अपनी आवाज सुना दो। वो मुझे घूर कर देखने लगा, गोया अपने साथी को देख रहा था और इनकार में सर हिला रहा था। मैंने कहा, अगर बोलने से इनकार कर रहे हो तो हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। ये कहते ही मैंने गोली चला दी। वो इस बात के लिए तैयार नहीं था, उसे संभलने का मौका नहीं मिला। गोली ठीक पेशानी में जाकर पैवस्त हुई और वह धम से कैबिन की दीवार से टकराता हुआ कितनी ही चीजों को लिए फर्श पर गिर पड़ा। एयर होस्टेस के हलक से एक चीख निकल गई। उधर त्यारे के अंदर फायरिंग की आवाज सुनकर औरतें और बच्चे चीखने और रोने लगे। मैंने कैबिन से बाहर आकर रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा, खामोश हो जाओ। रिवॉल्वर को देखते ही सबको चुप सी लग गई। वो दहशतज़दा होकर मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, मैं फरहाद अली तैमूर हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ। 4 खतरनाक किस्म के लोग इस तैयारी को अगवा करना चाहते थे। मैं उनमें से एक के दिमाग पर कब्जा जमा चुका हूँ। मेरी बात का यकीन करो, कैबिन में मेरी बीवी रसवंती ने दूसरे हथियार वालों के दिमाग पर कब्जा जमा लिया है। उसी वक्त रसवंती स्टेन गन के जरिए उस शख्स को धक्का देती हुई बाहर लाई जिसके हाथ से हथियार गिराया था। उधर से वो बोली, मेरी बहनों और भाइयों, मैं एक बीवी हूँ, एक माँ हूँ। इस तैयारी में मेरा मासूम बच्चा सफर कर रहा है। ये बदमाश उसे अगवा करना चाहते थे, इसके लिए तुम सबको परेशान कर रहे थे। हमने इन पर काबू पा लिया है, अब परेशानी की बात नहीं है। आप लोग आराम से सफर करें और हंसते बोलते खाते पीते रहें। जिसके हाथ से हथियार गिराया गया था, मैंने उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर रस्सी से बांध दिया। जिस कैबिन में उसके साथी की लाश पड़ी थी, वहां उसे धकेल दिया। फिर मैंने रसवंती को पास बुलाकर उसके हाथ पीछे से बांध दिए। इसके बाद मैंने 2 हट्टे कट्टे मुसाफिरों को बुलाकर कहा, मैं भी कैबिन में जा रहा हूँ, मेरे हाथ पांव बांध दो और इस कैबिन को बाहर से बंद कर दो। इसका दरवाजा हरगिज न खोलना। उन्होंने मेरी हदायत पर अमल किया। उन तीनों को कैबिन में बंद कर दिया। एयर होस्टेस ने दरवाजे को लॉक कर दिया। उनके तमाम हथियार स्टीवर्ड को दे दिए। हमारे ऐसा करने से तमाम मुसाफिरों का इत्मीनान हो गया। एयर होस्टेस खाने पीने की ट्रॉली लेकर उनके दरमियान से गुजरने लगी। सब खुश हो गए थे और हंसने बोलने लगे थे। मैंने रसवंती से कहा, अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हारे दोनों कान पकड़ता और पूछता, क्या बदहवासी से मसला हल होता है? तुम्हारी क्या हालत हो गई थी, तुम्हें कुछ एहसास है?
वो शर्मिंदा सी होकर बोली, मैं क्या करूं, खुदा ने एक ही बेटा दिया है, जब से वो पैदा हुआ है मुझसे बिछड़ता रहता है। आज भी ऐसा लगा जैसे मेरी गोद उजड़ने वाली है और किसी लम्हे भी मेरा दम निकल जाएगा। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, मुझे शर्मिंदा ना करो। जितने साथियों को परेशान किया है उन्हें तो खुशखबरी सुना दो। मैं अपने बेटे के पास रहूंगी, प्लीज़ तुम चले जाओ। मैंने सोनिया, पोमी और शेख साहब वगैरह को बता दिया पारस खैरियत से है, इंशाल्लाह वो सही सलामत पेरिस पहुंच जाएगा। सोनिया ने पूछा, वो तैयार इस्तांबुल होकर जाएगा? हाँ, तुम एयरपोर्ट आ रही हो? मैं क्या, शीबा वगैरह भी पहुंचेंगे। हम दूसरे पारस को देखना चाहती हैं। कोई नई मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? इसमें नई मुसीबत की क्या बात है? जरा सोचो तो सही, वो दोनों पारस इस्तांबुल में एक जगह होंगे। तुम होगी, आमना होगी, शीबा होगी। दुश्मनों के लिए आसानियां ही आसानियां होंगी। क्या दुश्मनों के डर से हम आपस में मिलना छोड़ दें? मिलने का मतलब ये नहीं कि पूरा खानदान एक ही जगह जमा हो जाए। हम मोहतात होकर फर्दन फर्दन मुलाकात कर सकते हैं। क्या तुमने इस बात को नोट किया है कि पिछले कई दिनों से तमाम खतरनाक तंजीमें खामोश हैं, कोई हमारा नोटिस नहीं ले रही है। मैंने कितनी आज़ादी से पेरिस में रसवंती के साथ मुलाकात की, उसके साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा और आराम से अमेरिका पहुंच गया, लेकिन किसी दुश्मन ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश नहीं की। आखिर बात क्या है? तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं भी दुश्मनों में से एक हूं। वैसे ये बात काबिल गौर है। तूफान उठने से पहले समुंदर पुरसुकून हो जाता है। यही सुकून तमाम तंजीमों ने इख्तियार किया है। पता नहीं ये सब की सब क्या तूफान लेकर आने वाली हैं और तुम उनके लिए रास्ता हमवार करना चाहती हो। तुम्हें एतराज़ हो तो पारस, जोजो और शीबा नहीं आएंगी। चलो, मैं भी नहीं आऊंगी। जरा रसवंती से पूछकर देखो, क्या वो अपने दूसरे बेटे से मिलना नहीं चाहती? रसवंती से मिलाना है तो पारस अव्वल को पेरिस पहुंचा दो। दोनों बेटे एक साथ माँ के पास पहुंच जाएंगे। कल रसवंती पारस से मिलने के लिए काहिरा गई थी, तुमने उसे पेरिस बुला लिया। जब वो एक बेटे से मिलने के लिए पेरिस छोड़ सकती है तो क्या पारस अव्वल से मिलने के लिए इस्तांबुल नहीं आ सकती? ये क्या बहस ले बैठी हो? रसवंती से कहो मुझसे बात करे। मैंने रसवंती से कहा, जाओ, सोनिया बुला रही है। उसने सोनिया से पूछा, क्या बात है? सोनिया ने कहा, फरहाद साहब ने हुक्म दिया है, पारस दोम पर तुम्हारे हकूक हैं और अव्वल पर हमारे। रसवंती ने पूछा, ये क्या बात हुई? यही बात हो रही है। फरहाद ने मना कर दिया है कि हम इस्तांबुल एयरपोर्ट में आकर पारस दोम को नहीं देख सकते। बात सच भी है। जब तुमने माँ होकर पारस अव्वल से मिलने की कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की तो फिर हमें भी पारस दोम से नहीं मिलना चाहिए। सोनिया, कैसी बातें कर रही हो? मैं खुदा के बाद तुम पर भरोसा करती हूँ। जब मैंने देख लिया कि तुम मेरे पारस अव्वल की मुहाफिज हो और शीबा की टेलीपैथी मेरे बच्चे के लिए ज़बरदस्त हथियार बनी हुई है तो मैं मुतमईन हो गई। तुम ये भी जानती हो कि मैं पारस दोम के सिलसिले में कितने दिनों से परेशान हूँ, कैसी कैसी तदबीरें आजमा रही हूँ। आखिर अल्लाह ताला ने हम पर करम किया है, मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है। जब वो आ जाएगा तो मैं उसे बाबा साहब के दार में छोड़कर पहली फुर्सत में तुम्हारे पास आऊंगी और अपने बेटे पारस अव्वल से मिलूंगी। तुम औरत हो, माँ की ममता समझ सकती हो। मैं पारस अव्वल के लिए कितनी ममता रखती हूँ उसे जुबान से कहना जरूरी नहीं है। क्या यह कहना जरूरी है कि हम पारस दोम के लिए कितनी ममता रखती हैं? तुम फरहाद को कहने दो, एयरपोर्ट पर जरूर आओ, पारस दोम से जरूर मुलाकात करो। अगर मैं पारस दोम को कुछ रोज के लिए अपने पास रख लूँ तो? रसवंती हिचकिचाने लगी, फिर जल्दी से मुस्कुरा कर बोली, क्यों, एक माँ का इम्तिहान ले रही हो? इम्तिहान की क्या बात है? पारस दोम को मैं रख लूंगी, पारस अव्वल को तुम्हारे पास भेज दूंगी। सोनिया, खुदा के लिए ऐसी चकराने वाली बातें ना करो। मैं कोई माकूल जवाब नहीं दे सकूंगी। इसमें जवाब देने या ना देने की क्या बात है भाई? दोनों बेटे तुम्हारे हैं। ये ना सही वो सही, तुम्हारे पास एक बेटा आना चाहिए। क्या पारस अव्वल को तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए? मैं कब इनकार करती हूँ, लेकिन मेरी तड़प को समझने की कोशिश करो। मैं बहुत अरसे से पारस दोम के साथ वाबस्ता रही हूँ, उसके लिए जद्दोजहद करती रही हूँ, उसके लिए रातें जागती रही हूँ। अगर मैं अंधी होती और मुझे आंखें मिलती तो सबसे पहले पारस दोम को देखने की ख्वाहिश करती। अगर मैं यही ममता और तड़प पारस अव्वल के लिए तुम्हारे दिल में पैदा कर दूं तो आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? तुम क्या चक्कर चलाना चाहती हो? खुदा के लिए पारस दोम को मेरे पास रहने दो। सोनिया ने हंसते हुए कहा, मैं और ज्यादा छेड़ूंगी तो रोना शुरू कर दोगी। वैसे यह साबित हो गया कि पारस दोम के लिए तुम्हारी चाहत बहुत ज्यादा है। अगर कभी यह साबित हो गया कि पारस अव्वल तुम्हारा अपना बेटा है तब क्या होगा? तब भी पारस दोम के लिए मेरी ममता में जरा बराबर कमी नहीं आएगी। रसवंती मेरी जान, फूटे मुंह इतना तो पूछ लो कि पारस अव्वल कैसा और क्या कर रहा है। रसवंती ने रोने का मुंह बनाकर कहा, फरहाद, ये सोनिया मुझे परेशान करने पर तुली हुई है। मेरा बेटा कैसा होगा मैं जानती हूँ, बहुत अच्छा होगा, बहुत आराम से होगा और बड़ी शान से होगा और बड़ी ही मर्दाना वार जिंदगी की इब्तदा कर रहा होगा। पारस ने फ्लाइंग किक मारने से पहले एक अजीब सा याहू का नारा लगाया, फिर दौड़ते हुए आकर फिजा में छलांग लगाई। आमना की आवाज आई, फौरन कलाबाजी खाओ। उसने फिजा में कलाबाजी खाने की कोशिश की मगर धप से जमीन पर आ गिरा। बड़ी सख्त चोट आई थी। वह हिसाब नहीं कर सकता था कि जिस्म कहाँ कहाँ से दुख रहे, लेकिन वो हाई नहीं कर सकता था। आमना सर पे सवार थी। मुंह से हाई निकलते ही एक हाथ जमाती और कहती, मर्द के बच्चे होकर हाई कहते हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये रोज का मामूल था। पारस और जोजो को सुबह 4 बजे उठाया जाता, उनसे वर्जिश कराई जाती, दौड़ लगवाई जाती।
जब आमना का ये काम खत्म हो जाता तो सुबह 6 बजे पारस और जोजो शुमाल की तरफ मुंह करके बैठ जाते, पालती मारते थे और दोनों घुटनों पर हाथ रख लेते थे। आंखें बंद करके ज्यादा से ज्यादा सांस रोकने की मशकें करते। शीबा बारी बारी उन दोनों के दिमागों में पहुंचती रहती और सांस रोकने के सिलसिले में उन्हें सहारा देती रहती। वह सिर्फ आधा घंटा पालती मारकर योगा की मशकें करते हुए सांस रोकते थे। इसके बाद योगा के मुख्तलिफ आसन इख्तियार करते। इस दौरान पारस से कोई भूल हो जाती तो जोजो खिलखिलाकर हंसने लगती और ताली बजा बजा कर कहती थी, मैं जीत गई, तुम हार गई। पारस पेशानी पर हाथ मारते हुए शीबा से कहता था, मम्मी इसके अंदर से बचपना तो निकालिए, ऐसा न हो सांस रोकते रोकते बचपना रह जाए, सांस निकल जाए। जोजो मासूमियत से बोलती थी, नहीं मम्मी, सांस रहने दीजिए, बचपना निकाल दीजिए। इन साहब को तो मेरे बचपने से चिढ़ हो गई है। शीबा उसे समझाती थी, बेटी, जो हमेशा बच्चे और मासूम बनकर रहते हैं उन्हें दुनिया वाले धोखा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हमेशा चालाक और तेज और तर्रार बनने की कोशिश करो। दुनिया में किसी शख्स को मासूम ना समझो। हर शख्स अपनी मासूमियत के पीछे मक्कारी छुपा कर रखता है। वो खुश होकर बोली, इसका मतलब है पारस भी मक्कार है? हो सकता है, इस उम्र में मक्कारी जाहिर नहीं होती, बड़ा होगा तो जरूर अपने बाप की असलियत दिखाएगा। जोजो ने पूछा, आप क्यों इस पर भरोसा करती हैं? क्यों इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रही हैं? इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए, मैं आपकी बेटी हूं। मुझे इतनी मजबूत बना दीजिए कि मैं घूंसे में इसकी नाक तोड़ दूं। जोजो बेगम, मैं तैमूर खानदान की नाक हूं, तोड़ना आसान ना होगा। शीबा ने डांट कर कहा, तुम दोनों आपस में झगड़ा करते रहोगे तो क्या खाक सीख सकोगे? अब खामोश रहो, जैसा कह रही हूं वैसा करते जाओ। वो 1 घंटे तक उन्हें योगा की मशकें कराती रहती थी। इसके बाद वो नाश्ता करके कुछ देर आराम करते थे। फिर उन्हें पढ़ाने वाला उस्ताद पहुंच जाता। शीबा ने बहुत छान फटक के बाद एक ऐसे आलिम फाजिल का इंतखाब किया जो उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, फारसी, अरबी और जर्मनी जुबानें बड़ी रवानी से बोलता था, लिखता था, पढ़ता था, समझता था और समझा सकता था। इसी तरह तारीख, जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, इल्म रियाजी और साइंसी इल्म के माहिरीन की खिदमत हासिल की थी। इन तमाम उस्तादों को 5 साल के मुआहदे के मुताबिक अपने कैसरी किले के अंदर रखा था। मुआहदे के मुताबिक ये तमाम उस्ताद किले से बाहर नहीं जा सकते थे, ना ही किसी से मिल सकते थे। शीबा ने हर उस्ताद को $50,000 पेशगी के तौर पर अदा किए थे। तालीम मुकम्मल होने के बाद मजीद $50,000 अदा करने का वादा किया था। इसके अलावा ये वादा किया था कि ये तमाम उस्ताद दुनिया के जिस हिस्से में जाकर रहना चाहेंगे वहाँ उनके लिए मकान तामीर करवाएगी, उनके लिए रोज़गार मुहैया करेगी। जब इतनी बड़ी बड़ी सहूलतें हासिल हों तो भला कौन पाबंद होना ना चाहेगा। ये तमाम उस्ताद इस किले में रहकर पारस और जोजो को तालीम दे रहे थे। वो दिन के 12 बजे तक तालीम हासिल करते और जो कुछ हासिल करते थे वो उनके दिमागों में इस तरह नक्श हो जाता था कि उस्ताद भी हैरान रह जाते थे। वो कभी समझ नहीं पाते थे कि ये टेलीपैथी का कमाल है। उस्ताद उन्हें जो कुछ सिखाते शीबा चुपचाप ख्याल ख्वानी के जरिए सीखती रहती। जोजो और पारस गहरी नींद में होते तो वो उनके दिमागों में पहुंचकर वही सबक नक्श कर देती थी। इसके बाद भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शीबा की अमल सिर्फ लिखने पढ़ने तक महदूद नहीं था। आमना जो कुछ सिखाती थी उस वक्त भी वह दोनों के दिमागों में बारी बारी रहती थी और वो सब उनके दिमागों में नक्श करने की कोशिश करती रहती। सोनिया हफ्ते में 2 दिन के लिए कैसरी किले में आती थी। वो 2 दिन जोजो और पारस पर बड़े भारी होते क्योंकि वह चकरा देने वाले सवालात करती थी। ऐसे खेल खेलती थी जिसमें सिर्फ जहानत और मक्कारी की ज़रूरत होती थी। वो उन्हें समझाती थी, यूं तो हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, आगे और पीछे, लेकिन 4 पहलू भी होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। जो ज़्यादा जहानत से काम लेते हैं वो 6 पहलुओं पर नज़र रखती हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर और नीचे। चूंकि पारस और जोजो भी बच्चे थे इसलिए उन्हें बड़ी तफसील से गोया के हिज्जे करके समझाती थी। देखो, पीछे का मतलब है माजी, जो ज़िंदगी गुजर गई और जो कुछ किया उसकी आइंदा तलाफ़ी की जाए। आगे का मतलब है मुस्तकबिल, मुस्तकबिल के लिए आज अच्छे काम करने हैं। दाएं का मतलब है रास्ती, यानी सीधा रास्ता, यानी हर काम सीधा करना चाहिए, कोई टेढ़ा काम ना हो। बाएं का मतलब है गुमराही, नीचे का मतलब है पांव तले ज़मीन यानी दुनिया, ऊपर का मतलब है आसमान यानी आफियत, यानी मरने के बाद की दुनिया। चूंकि तुम 6 पहलुओं से वाकिफ रहोगे इसलिए दुश्मनों के 6 तरफा हमलों से होशियार रहोगे और अपने बचाव की तदबीर करते वक्त 6 तरफा पहलुओं को अपनी नज़रों में रखोगे। इन 6 के अलावा और बहुत कुछ समझने के लिए रह जाता है। ज़रा उम्र गुजरने दो, मैं तुम्हें समझाऊंगी। सोनिया इसी अंदाज में समझाती रहती। वो बाज़ औक़ात उनकी निगाहों के सामने छोटी छोटी इतनी गेंदें उछालती थी कि नज़रें नहीं ठहरती थी। वो हर रंग की गेंदें हुआ करती थी और वह कहती थी, इसमें सुर्ख रंग की गेंद को पकड़ो। फिर वो कैसेट रिकॉर्डर को ऑन करती, रिकॉर्डर से आवाज़ उभरती और कोई शख्स या कोई औरत तेज़ी से बोलती जाती। सोनिया पहले कह देती थी, देखो 5 मिनट तक रिकॉर्डर ऑन रहेगा, इनमें से कितनी बातें तुम सुन सकते हो और जहन में महफूज रख सकते हो, मुझे फ़ौरन सुनाओ। फिर पारस और जोजो के सामने एक बड़ा सा ग्लोब रखा जाता था जिसमें कई खाने होते और उन खानों में मुख्तलिफ बू उभरती थी। किसी में खुशबू होती थी, किसी में बदबू।
किसी खाने से अंडे की बसांद आती थी, किसी खाने से गोश्त की बू बढ़ती थी। अगर एक खाने से चंबेली की खुशबू आती तो दूसरे खाने से गुलाब की। वो ग्लोब तेजी से घूमता रहता और वो कहती थी, जल्दी जल्दी बताओ कैसी कैसी खुशबुएं महसूस कर रहे हो? अब कौन सी खुशबू है, अब कौन सी बदबू है, अब किस चीज़ की बसांद है? उन दोनों को पलक झपकने से पहले ही जवाब देना पड़ता था। जवाब देने में ज़रा सी ताखीर होती तो ग्लोब घूम जाता, खाने बदल जाते थे और बू भी बदल जाती थी। वो सोनिया को ममा कहते थे, बहुत प्यार करते थे। वो भी उनसे प्यार करती थी, लेकिन उसकी ट्रेनिंग से बेचारे परेशान हो जाते थे। बार बार गलतियां होती थी, लेकिन वो मोहब्बत से समझाती थी। 10 बार गलतियां करने के बावजूद उसे गुस्सा नहीं आता था, वो मुस्कुराती रहती थी। इस तरह दोनों का हौसला बढ़ता रहता था। वो उनकी कुव्वत समात को बढ़ाने के लिए कहती थी, औंधे मुंह लेट जाओ, जमीन से कान लगाओ और सुनो कैसी आवाज़ आ रही है। दूर कहीं से आमना दौड़ती हुई आती थी। पारस कहता था, धप धप की आवाज़ आ रही है। जो कहती थी, हाँ मुझे भी कुछ ऐसी ही आवाज़ सुनाई दी है। सोनिया उन्हें समझाती थी, जब धप धप की आवाज़ आए तो अंदाज़ा करो वो कितनी दूर है। फिर वो अंदाज़ा करने लगे, रफ्ता रफ्ता बताने लगे कि यह आवाज़ कितने फासले पर है, और उनका जवाब तकरीबन दुरुस्त होता। फिर सोनिया ने समझाया, जब धप धप की आवाज़ आए तो समझो कोई हरी भरी घास पर दौड़ता रहे। अगर इस धप की आवाज़ में ज़रा सी करख्तगी हो तो समझो घास नहीं है, सूखी ज़मीन पर दौड़ता रहे। अगर इसमें थोड़ी सी चुरमुर की आवाज़ हो तो समझो सूखे पत्तों पर आ रहा है। अगर इस चुरमुर की आवाज़ में ज़रा सी नरमी हो तो समझो पत्ते सूखे नहीं है बल्कि ताज़े हैं, या फिर सूखे पत्ते सरसब्ज व शादाब घास में गडमड हो गई हैं। फिर वो उन्हें चखने की हिस्स बताती। मीठा, नमकीन, खारा, खट्टा, इस किस्म के जायकों को भी समझ लेती हैं। इनके अलावा कुछ तेज़ तर और कुछ कम तर जायके होते हैं जिन्हें हसास लोग ही समझ पाती हैं। अगर किसी में चखने की हिस्स बहुत ज़्यादा हो तो उसे कोई जहर या बेहोशी की दवा नहीं पिला सकता और ना ही खिला सकता है। सोनिया ट्रेनिंग के दौरान दोनों को ऐसी ऐसी चीज़ें चखने पर मजबूर करती थी कि वो परेशान हो जाते थे, लेकिन चखते थे और समझने की कोशिश करते थे। वह सुबह बेदार होने से लेकर रात सोने तक तरबियत हासिल करते रहते। तालीम और हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ उस्ताद थे। जंगजू बनने की तरबियत आमना देती थी। सोनिया उनकी जहानत को तेज तर करने की कोशिश करती रहती थी। इन सब के मुकाबले में शीबा ज़्यादा मेहनत करती थी। वह सुबह से लेकर रात सोने तक उनके साथ लगी रहती थी। कभी दूसरी मसरूफियात में उलझना पड़ता तो यह अलग सी बात होती, वरना वो जोजो और पारस को छोड़ती नहीं थी। जो सबक और जो तरबियत वो हासिल करते वो टेलीपैथी के जरिए दिमागों में नक्श करती जाती थी। जिस चीज़ का सीखना ज़्यादा दुश्वार होता उसे वो रात के लिए छोड़ देती थी। जब वो नींद में होते तो उनके ख्वाबीदा दिमाग को तनवीमी अमल के जरिए अपना मामूल बनाती थी। फिर किसी दुश्वार सबक को या हुनर को हमेशा के लिए उनके जहनों में नक्श कर देती थी। किले के अंदर एक महलनुमा कोठी थी। इसके अलावा दूर तक छोटे छोटे बंगले थे। एक वसी मैदान भी था। शीबा अपनी कोठी में रहती थी, बहुत कम बाहर निकलती थी। किले की हिफाजत के लिए ऐसे 25 जवानों का इंतखाब किया था जो हमेशा जानिसार बनकर रह सकते थे। शीबा ने उनके ख्यालात पढ़कर इत्मीनान किया था। इन 25 जवानों का इंचार्ज एक बॉडी बिल्डर था। बड़े ही खूबसूरत कसरती जिस्म का मालिक था। अच्छा कद्यावर था, शाहजोर था। राइफल शूटिंग में कमाल हासिल था। शीबा इब्तदा में उससे छुप कर रहती थी और उसके ख्यालात पढ़ती थी। फिर मुतमईन हो गई कि यह भी वफादार रहेगा। वक्त और हालात के साथ इंसान बदल जाता है। इंसान इसलिए बदलता है कि ख्यालात बदलती हैं। ख्यालात इसलिए बदलती हैं कि नज़रिया बदलता है, इरादे बदलती हैं, नीयत बदलती है। उस बॉडी बिल्डर मोहम्मद हादी ने जब एक आध बार शीबा की झलक देखी तो नीयत बदलने लगी। पहले वो किले में एक सिपाही की हैसियत से आया था। उसे अच्छा खासा मुआवजा मिल रहा था, इसलिए वो अपने काम से काम रखता था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि किले की मालका कौन है, कहाँ से आई है और उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई है, और ये एक मलका की तरह इस किले की 4 दीवारी में क्यों ज़िंदगी गुजारी है, बाहर क्यों नहीं जाती, और जब जाती भी है तो बड़े पुरस्कार तरीके से गुजरती है। उसके जाने और आने का इल्म नहीं होता, बाद में पता चलता है वो कहीं गई थी। जब से उसने शीबा को देखा था उसके मुतल्लिक सोचने लगा था। अब तजस्सुस पैदा हो रहा था किस तरह मालका पर जाल फेंकना चाहिए। मोहब्बत से या ताकत से किसी तरह ये अपनी हो जाएगी तो वह इस किले का मालिक बन जाएगा। वह आहिस्ता आहिस्ता मालूमात हासिल करने की कोशिश करने लगा। उसे हैरानी थी ये 2 बच्चे कहाँ से आए हैं, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है जो आमतौर पर बच्चों को नहीं दी जाती। जिस कोठी में शीबा, आमना, पारस और जोजो की रिहाइश थी वहाँ किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। रात 8 बजे के बाद खादिम और कनीज़ें भी बाहर निकल आती थी और अपने क्वार्टर में चली जाती थी। मोहम्मद हादी की दानिश्त में यह सरासर हमाकत थी। रात को हिफाजत की ज़रूरत होती है। वहाँ कोई भी मुसल्ला जवान आसपास नहीं होता। ऐसे में कोई भी इस महलनुमा कोठी के अंदर घुस सकता था। लिहाजा वो एक रात अंदर घुस आया। उसने सोचा अंदर सिर्फ आमना है। वो ख्वाह कितनी ही जंगजू हो लेकिन औरत है, 2-4 हाथ खाएगी तो फरार का रास्ता ढूंढेगी। उसका ख्याल था कि रात को कोठी के दरवाजे अंदर से बंद रहते हैं, लेकिन उसकी हैरानी की इंतहा न रही। जब उसने दरवाजे को खोलना चाहा तो वो खुल गया। शीबा दिन भर की ख्याल ख्वानी से थक गई थी। अपने दिमाग को हदायत देकर सो रही थी।
उसकी हदायत होती थी कि पूरी कोठी के अंदर कोई गैर मामूली बात हो या आमना, जोजो और पारस के अलावा कोई कदम रखे तो उसकी आंख खुल जाए। उसी के मुताबिक उसकी आंख खुल गई। उसने हैरानी से सोचा, आखिर क्या बात हो सकती है। सामने बड़ा सा टीवी स्क्रीन था। उसने सरहाने बने हुए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर एक बटन को दबाया। स्क्रीन ऑन हो गया। वहां कोठी के मुख्तलिफ हिस्से नजर आने लगे। एक जगह मोहम्मद हादी भी नजर आ गया। उसने हैरानी से ज़ेरे लब कहा, ओ गॉड, मैं अपने मुहाफिजों के ख्यालात पढ़ना भूल जाती हूँ। मुझे वक्त भी नहीं मिलता और इसे देखो कैसे दंदनाता चला रहा है जैसे इसके बाप का घर हो। उसने आमना से राब्ता कायम किया। वो बोली, क्या बात है? मोहम्मद हादी हमारी कोठी में घुसा है। वो चलकर खड़ी हो गई, कमरे से निकलने लगी। शीबा ने कहा, जरा आराम से आओ, मैं जरा पढ़ लूँ वो कैसी नीयत से आ रहा है। चोरी की नीयत से आया होगा और किस लिए आ सकता है। शीबा थोड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ती रही, फिर आमना से बोली, वो कमबख्त मेरा दीवाना है, मेरी ख्वाबगाह तलाश करता फिर रहा है, तुम उसके सामने ना जाओ। शीबा ने पारस के दिमाग में जाकर देखा। उसे हदायत कर दी गई थी कि रात के 10 बजते ही बिस्तर पर पहुंच जाना चाहिए। खुद ही अपने दिमाग को हदायत देनी चाहिए कि सुबह 4 बजे आंख खुल जाया करे। अब 11 बज रहे थे और वो अभी तक जाग रहा था। पलंग के एक सिरे पर खड़ा हुआ जोजो से कह रहा था, अगर तुम मुझे पकड़ लोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। क्या इनाम दोगे? जो मांगोगी वो मिलेगा। शीबा ने पूछा, पारस ये क्या हो रहा है? घड़ी देखो, 11 बज चुके हैं। कैसी तरह मेरी हदायत पर अमल करते हो? ओ मम्मी, कभी तो खेलने का मौका दिया करें। अगर मौका दूं तो खेलने के बाद फौरन सो जाओगे। जी हाँ, हम दोनों सो जाएंगे। उसने जोजो से पूछा, तुम्हारा बेडरूम अलग है, तुम पारस के पास क्यों आई हो? इसी ने मुझे बुलाया था, कह रहा था एक अच्छी कहानी सुनाएगा। मम्मी ये झूठ बोलती है। आपस में झगड़ा ना करो, मैं एक दिलचस्प खेल बता रही हूँ, मगर खेल कर सो जाना। दोनों ने खुश होकर पूछा, कैसा खेल है? एक शैतान तुम्हारी माँ की ख्वाबगाह में आना चाहता है, मैं इजाजत देती हूँ, तुम उसके साथ खेलो। पारस उछलकर जोजो के पास आया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, फिर दौड़ते हुए कमरे से निकल गए। कोठी बहुत बड़ी थी, कितने ही कमरे, कॉरिडोर, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, टीवी लाउंज, पता नहीं क्या कुछ था। आमना शीबा के बेडरूम में आ गई। वो स्क्रीन पर देखते हुए पारस को बता रही थी उसे किस रास्ते से गुजरकर शैतान से मुलाकात करना है। फिर मुलाकात हो गई। मोहम्मद हादी इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर बच्चों को देखकर ठिठक गया, झीम कर मुस्कुराने लगा। पारस ने पूछा, तुम अंदर कैसे आ गए? वो जरा आगे बढ़कर बोला, पारस बाबा, मैं तुम्हारी मम्मी से मुलाकात करना चाहता हूँ। क्यों मुलाकात करना चाहते हो? तुम बच्चे हो, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी मम्मी की शादी हो गई है? क्या तुमने यह सवाल अपनी माँ से किया था? वो झींप गया, जरा पीछे हटकर गुस्से से देखने लगा। फिर ख्याल आया वो किले के नन्हे मालिक के सामने है। इतने में शीबा आमना के साथ आ गई। वो उन दोनों को देखकर परेशान हो गया। उसका ख्याल था शीबा से तन्हा मुलाकात होगी तो हाले दिल बयान करेगा। उसने पूछा, तुम किसकी इजाजत से आए हो? मैं आपसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता हूँ। वो बात सबके सामने कहो। वो सोचते हुए एक एक का मुंह तकने लगा। शीबा ने कहा, तुम तो बॉडी बिल्डर हो, शाहजोर भी हो, फिर बात करने से डरते क्यों हो? जब आप हौसला दे रही हैं तो कहता हूं, क्योंकि ये बात कल सबकी जुबान पर आ सकती है। तमहीद ना बांधो, साफ साफ कहो, मैं आपको चाहता हूं। वह समझ रहा था ये बात सुनकर शीबा की पेशानी पर बल पड़ जाएंगे। आमना गुस्से से बिफर जाएगी और बच्चे भी बुरा मनाएंगे, लेकिन सब मुस्कुराने लगे। शीबा ने पूछा, क्या मुझसे शादी करोगे? वो जल्दी से बोला, जी जी हाँ, मैं सारी उम्र आपका मुहाफिज बनकर रह सकता हूँ। सूरत शक्ल का भी बुरा नहीं हूँ। मेरी एक शर्त है, वो पूरी कर दो, तुमसे शादी कर लूंगी। उसने जल्दी से पूछा, क्या शर्त है? मैं अपनी जान देकर भी पूरी करूंगा। शीबा आमना के साथ चलती हुई एक बड़े से सोफे पर आराम से बैठ गई। फिर एक हाथ से पारस की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, जब तक इसकी मां रहूंगी तुम्हारी बीवी नहीं बन सकूंगी। अगर बनाना चाहते हो तो इस बच्चे की गर्दन मरोड़ दो। वह शदीद हैरानी से बोला, यह आप क्या फरमा रही हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। मेरी ये शर्त पूरी करो, फिर मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी। वो बेयकीनी से कभी शीबा को और कभी पारस को देखता रहा। फिर एकदम से हंसते हुए बोला, समझ गया, मैं पहले ही समझ गया था ये आपका बेटा नहीं है। भला कोई माँ अपने बेटे के लिए ऐसा कह सकती है? आप इसे रास्ते से हटाना चाहती हैं तो ये बहुत ही छोटा सा काम है। मैं तो बाएं हाथ से गर्दन मरोड़कर एक तरफ फेंक दूंगा, लेकिन ये यकीन करना चाहता हूं कि आप वाकई संजीदा हैं और इसके बाद हमारी शादी हो सकेगी। आमना ने कहा, मैं इस बात की गवाह हूं और यकीन दिलाती हूं, तुम इस बच्चे के सामने से गुजर कर आ जाओ, फिर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। मादाम आमना, इसका मतलब है तुम बच्चे की हिफाजत के लिए मेरा मुकाबला करोगी और मुझे अपनी मालका शीबा तक पहुंचने नहीं दोगी। मैं तुम्हारे सामने सोफे पर बैठी हूं, इसी तरह बैठी रहूंगी। उलझन में पड़ गया था। यकीन नहीं आ रहा था कि एक बच्चे को मारने के बाद इतनी दौलतमंद औरत हासिल हो जाएगी। उसने पारस को देखते हुए कहा, देखो पारस बाबा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम पर हाथ उठाना अपनी तौहीन समझता हूं। तुम अपने कमरे में चले जाओ। जब मम्मी ने कह दिया कि तुम्हें मेरे सामने से गुजरना होगा तो मैं कमरे में कैसे जा सकता हूं? जोजो उसके पीछे पहुंच गई। उसने 2 उंगलियों से उसकी पीठ पर दस्तक दी। हादी ने यकबारगी पलट कर देखा तो उस नाजुक अंदाम लड़की का एक घुंसा मुंह पर पड़ा। वो भी पारस के साथ ट्रेनिंग हासिल करती थी।
ताहम किसी शहज़ोर के मुकाबले पर आने के काबिल नहीं थी। लेकिन मोहम्मद हादी की आंखों के सामने तारे नाच गए थे। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक नाजुक अंदाम का घूंसा इतना ज़बरदस्त होगा। उसके दिमाग को ज़बरदस्त झटका पहुंचा। ये बात उसका बाप भी नहीं समझ सकता था कि घूंसा जोजो का था और झटका टेलीपैथी का। पारस भी हमला करना चाहता था। शीबा ने कहा, रुक जाओ, जोजो ने पहला हमला किया है, इसलिए अब यही बॉडी बिल्डर से मुकाबला करेगी। पारस, तुम मुदाखलत न करना। आमना ने हादी को तैश दिलाते हुए कहा, एक लड़की तुम्हारी पिटाई कर रही है। इस दौरान शीबा ने जोजो के दिमाग में पहुंचकर उसे समझा दिया था, ख्यालख्वानी करती रहो, अपने मुकाबिल के दिमाग को पढ़ती रहो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो किस अंदाज से हमला कर रहे। इधर हादी ने आमना की बात सुनते ही तैश में आकर जोजो को पकड़ना चाहा। जैसे ही वो उसकी तरफ लपका, जोजो एक तरफ हो गई। वो आगे बढ़ता चला गया। इससे पहले कि वो पलटता, पीछे कमर पर एक लात पड़ी। वो आगे वाली दीवार से जाकर टकराया। फिर आंखों के सामने तारे नाच गए। दिमाग झुंझुना उठा। शीबा ने कहा, आज तुम्हें मालूम होगा कि मैं अपनी कोठी के अंदर कोई पहरेदार क्यों नहीं रखती। मुझे अपनी हिफाजत की ज़रूरत क्यों नहीं है। ये बच्चे मेरे सिपाही हैं, लेकिन अफसोस ये बातें तुम दुनिया वालों को बताने के काबिल नहीं रहोगे। हादी ने यकबारगी पलटकर घुराते हुए जोजो की तरफ देखा। अब वो समझ गया था वो महज नाजुक अंदाम लड़की नहीं, ये अंदर से फौलाद है। तभी इसका हाथ पड़ते ही दिमाग तक चोट पहुंचती है। अब यह सोचने का मौका नहीं था कि हाथ जिस्म पर पड़ता है और चोट दिमाग तक क्यों पहुंचती है। उसने यकबारगी पैंतरा बदलकर जोजा के मुंह पर घूंसा मारना चाहा। उसने अपना सर एक तरफ झुका लिया। वार खाली गया। उसने दूसरा घूंसा उसके पेट पर मारना चाहा। वो उछलकर पीछे हो गई। उसने झुंझलाकर लात मारनी चाही। लात एक तरफ गई, जोजो दूसरी तरफ गई। न हाथ काम आ रहा था, न लात काम आ रही थी। आखिर उसने सर से पांव तक खुद को इस्तेमाल किया। यकबारगी उस पर छलांग लगाई। नतीजा जाहिर था। जोजो उसके दिमाग को पड़ रही थी कि वो क्या करने आ रहा है। वो एक तरफ हो गई। हादी मुंह के बल गिर पड़ा। इस बार उसने उठने में जल्दी नहीं की। औंधे मुंह पड़ा। शर्म से सोचने लगा, ये क्या हो रहा है। मैं अच्छे अच्छे फाइटरों को शिकस्त देता हूँ, कोई पहलवान मेरे दाव में आने के बाद बच नहीं सकता। ये छिपकली जैसी लड़की मुझे नीचा दिखा रही है। मैं क्या करूँ, किस तरह से पकड़ूं। कमबख्त हाथ नहीं आ रही। ये कितने शर्म की बात है कि मैं अब तक इसे एक हाथ भी ना मार सका। शीबा ने पूछा, क्या जमीन पर पड़े रहोगे। वह फर्श पर घूंसा मारते हुए बोला, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। तुम्हारा ये हुस्न, तुम्हारी ये जवानी मेरे लिए है। वो उठना चाहता था। जोजो ने उसके मुंह पर एक जोर की ठोकर मारी। वो दूसरी तरफ उलट गया। वो कह रही थी, मेरी मम्मी को ऐसा बोलेगा तो एक लात मारूंगी। हाँ। पारस ने हंसते हुए पूछा, क्या अभी नहीं मार रही हो। लोग पहले धमकी देते हैं फिर मारते हैं। ये उल्टी खोपड़ी पहले मारती है फिर धमकी देती है। हादी ने समझा दोनों बच्चे एक दूसरे को छेड़ने में मसरूफ हैं। इस बार हमला कामयाब होगा। बेशक वो बच्चे ही थे। उन्हें आपस की छेड़छाड़ अच्छी लगती थी और इस छेड़छाड़ के बायस दुश्मन से गाफिल भी हो गए। लेकिन शीबा तो होशियार थी। जैसे उसने जोजो पर हमला करना चाहा, उसने जोजो को एक तरफ हटा दिया। वह शीशे की सेंटर टेबल पर जाकर गिरा। शीशा चिकनाचूर हो गया। उसकी कराहें सुनाई दी। जब उसने अपना सर उठाया तो लहूलुहान हो रहा था। उसके चेहरे पर जा बजा शीशे की किरचियां चुभी हुई थी। उसका मुंह खुल गया था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। दीदिया से फटे हुए थे, जैसे कुछ नजर ना आ रहा हो। फिर वो डगमगाता हुआ उठ गया। पीछे हटते हुए दोनों हाथ उठाता हुआ बोला, मैं जाऊंगा। क्या इतनी जल्दी दुनिया से जाओगे। ये लड़की नहीं, चुड़ैल है। मैं इंसान से मुकाबला कर सकता हूँ, किसी चुड़ैल से नहीं। शीबा ने पूछा, फिर तुम लोग इतनी ताकत क्यों हासिल करते हो। क्या औरत को मारने और उसे कुचलने के लिए। तुम क्या समझकर मेरे पास आई थे। आमना ने कहा, यह सोचकर कि यहाँ सिर्फ 2 औरतें रहती हैं। पारस ने कहा, और 2 बच्चे रहते हैं। शीबा ने कहा, और तुम्हें यकीन हो गया था कि हम दूसरी औरतों की तरह कमज़ोर हैं। तुम हमें लूटते खसूटते रहोगे और हमारे बच्चे रोते रहेंगे। वह पलट कर जाना चाहता था, मगर जोजो ने उसकी टांग पर टांग मारी। वह औंधे मुंह गिर पड़ा। शीबा ने कहा, जब एक कमज़ोर नजर आने वाली औरत हाथ नहीं आती, जोजो की तरह जूते मारती है, तो तुम्हारी जुबान में चुड़ैल कहलाती है। आमना, इसे ले जाओ, हमारे किले का एक चोर दरवाजा इसे दिखा दो। किसी को पता न चले कि हादी इस कोठी में दाखिल हुआ था और चोर दरवाजे से बाहर चला गया। आमना अपनी जगह से उठकर बोली, चलो हादी, मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दूं। ये कहकर उसने रिवॉल्वर निकाला। हादी एकदम से गड़बड़ाकर पीछे हटा और दीवार से जाकर लग गया। वो बोली, तुम लोग नाकाम होने के बाद कितने बुज़दिल हो जाते हो, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगी। वह सहमा हुआ बेयकीनी से रिवॉल्वर को देख रहा था। आमना आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आई। फिर हाथ बढ़ाकर उसे रिवॉल्वर देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। हादी का सर चकरा रहा था। थोड़ी देर पहले शीबा ने कहा था बच्चे की गर्दन मरोड़ दी जाए। यह बिल्कुल ही नाकाबिल यकीन बात थी। इसके बावजूद उसने बच्चे से मुकाबला करना चाहा तो एक लड़की ने उसे इश्क करने के काबिल तो क्या, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अब इतना कुछ होने के बाद आमना उसे रिवॉल्वर पेश कर रही थी। उसने एकदम से रिवॉल्वर को झपट लिया। जल्दी से उसके चैम्बर को देखा। पूरी 6 गोलियां थीं। उसने गोलियां निकालकर यकीन किया वो खिलौना नहीं, सचमुच की गोलियां थीं। उसने फिर गोलियों को चैम्बर में भर दिया। जल्दी से पैंतरा बदलते हुए दूर गया।
इसके बाद जोजो को निशान पर रखते हुए बोला, उल्लू की पट्टी, मैं सबसे पहले तुझे खत्म करूंगा। बात खत्म होते ही रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गया। फिजा में उछलता हुआ जोजो के पास आया। जोजो ने उसे कैच किया, फिर उसे निशाने पर रखते हुए बोली, मुझे गाली दे रहे थे, तुम बहुत गंदे बच्चे हो। पारस ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, इस बच्ची को यह हाथी भी बच्चा नजर आ रहा है। प्लीज जोजो, रिवॉल्वर हाथ में लेकर कुछ तो समझदार बन जाया करो। आमना ने कहा, गोली ना चलाना, रिवॉल्वर इसे वापस कर दो। जोजो ने बुरा समूह बनाकर रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ा दिया। हादी की खोपड़ी चकरा रही थी। उसने झुंझलाकर पूछा, मेरे हाथ से रिवॉल्वर कैसे निकल गया था? आमना ने कहा, चुपचाप इसे लो और मेरे साथ चलो। हादी ने उसे ले लिया। इस बार किसी पर गोली चलाने का दावा नहीं किया। आमना के साथ चलता हुआ एक तरफ जाने लगा। उसके पीछे शीबा और दोनों बच्चे थे। वो कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए शीबा की ख्वाबगाह में पहुंचे। शीबा ने एक जगह दीवार पर लगे हुए बटनों में से एक बटन को दबाया। उसका शाही तर्ज का पलंग अपनी जगह से हरकत करने लगा। वो एक तरफ हट रहा था और पलंग के साए में छुपे हुए फर्श में खला दिखाई दे रहा था। आमना ने कहा, यह चोर रास्ता है, इस तय खाने में उतरकर तुम एक सुरंग से गुजरते हुए इस किले के बाहर पहुंच जाओगे। फिर उसकी जहनी रो बहक गई। उसने यकबारगी उछलकर दूर जाते हुए उन सबको निशाने पर रखते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। तुम लोग मुझे तय खाने में बंद कर दोगे, मैं वहां भूखा प्यासा मर जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। शीबा उसके दिमाग पर काबिज हो गई। वह बोलते बोलते चुप हो गया, सर झुकाकर आगे बढ़ा और खला के जीने पर कदम रखते ही नीचे जाने लगा। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो शीबा ने दूसरे बटन को दबाया। पलंग से रखता हुआ फिर अपनी जगह आ गया। उसने कहा, आमना, मैं हादी के साथ रहूंगी, तुम इन बच्चों को सोने के लिए कहो। वह एक सोफे पर आराम से जाकर बैठ गई। आमना पारस और जोजो के साथ उनकी ख्वाबगाह में आई। फिर कहा, तुमने मम्मी से वादा किया था एक अच्छा खेल खेलने के बाद सो जाओगे, लिहाजा अब सो जाओ। वो चली गई। पारस और जोजो दो दरवाजों के दरमियान खड़े हुए थे। एक दरवाजे के पीछे जोजो की ख्वाबगाह थी, दूसरे के पीछे पारस की। उन्होंने रुखसत होने से पहले एक दूसरे को बड़े प्यार से देखा। पारस ने कहा, शब्बा खैर। जोजो ने अपना हाथ बढ़ाया। पारस ने उसके हाथ को थाम लिया, फिर झुककर हथेली की पुष्ट को आंखों से लगाया। वो खुश होकर पलट गई, दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। फिर बिस्तर पर गिरते ही हथेली की पुष्ट को देखा, उसे अपने गाल से लगाया, आंखें बंद कर ली, फिर दिमाग को हदायत देने लगी। हादी तय खाने में पहुंचकर चारों तरफ घूम घूम कर हैरानी से देख रहा था। वहां मुख्तलिफ अनाज के बोरे रखे हुए थे। टीन के डिब्बों में पैक किए हुए आला किस्म के खाने भी रखे थे। यानी अगर शीबा किले में अपने साथियों के साथ 6 माह तक बंद रहती तो खाने पीने की फिक्र न होती। वो आगे बढ़ता हुआ तय खाने के दूसरे हॉल में पहुंचा। आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वहां जदीद किस्म का असला रखा हुआ था, कारतूस की भरी हुई पेटियां फर्श से लेकर छत तक नजर आ रही थी। अगर दुश्मन किले पर हमला करे तो शीबा अपने आदमियों के साथ कम से कम 1 हफ्ते तक बैरूनी इमदाद के बगैर जंग जारी रख सकती थी। उसने एक दरवाजे को खोलकर देखा, आगे सुरंगनुमा रास्ता था। आमना ने बताया था इस रास्ते से गुजरकर वो किले के बाहर पहुंच जाएगा। उसने सोचा, इन औरतों ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्या ये इतनी अहमक हैं? क्या ये समझ नहीं सकती कि मैं यहां से निकलने के बाद इससे चोर रास्ते का जिक्र दूसरों से करूंगा? ये बात राज में नहीं रहेगी। नहीं नहीं, ये कोई चाल है। ये मुझे यहां से जिंदा निकलने नहीं देंगी। शायद आगे जाकर रास्ता बंद हो जाएगा। शीबा ने फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वह बेख्तियार उस रास्ते पर दौड़ता हुआ जाने लगा। उसे पता न चला वो कितनी दूर तक दौड़ता जा रहा है, कितना फासला तय कर रहा है। आखिर उसे एक छोटा सा हॉल नजर आया। वहां से एक जीना ऊपर की तरफ जा रहा था। वह जीने पर चढ़ते हुए ऊपर एक खाली कमरे में पहुंचा। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह दरवाजे से निकलकर एक कॉरिडोर से गुजरता हुआ दूसरे कमरे में पहुंचा। वह एक बेडरूम था। वहां शीबा का पर्सनल सेक्रेटरी हाशिम बेग आराम से लेटा हुआ था। उसने सर घुमाकर उसे देखा, फिर कहा, हादी, यहां से फौरन भाग जाओ, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। उसने अपने रिवॉल्वर को देखा, फिर पूछा, यह कैसी बेतुकी बात है? मैं जिसे चाहूं उसे मार सकता हूं, लेकिन इस रिवॉल्वर से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम कहते हो मौत पीछा कर रही है। क्या अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे पास सिर्फ चंद सांसें रह गई हैं? शीबा ने फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो पलटकर वहां से चलता हुआ बंगले से बाहर आ गया। इसी तरह तेजी से दौड़ता चला गया। शीबा ने उसे तकरीबन 2 मील तक दौड़ाया, फिर दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो एक दरख्त से टेक लगाकर हाँफने लगा। उसके हाथ में रिवॉल्वर कांप रहा था। वो इस कदर थक गया था कि अच्छी तरह रिवॉल्वर को पकड़ नहीं सकता था। शीबा ने पूछा, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम खुदकुशी कैसे करोगे? अपने आप पर गोली किस तरह चलाओगे? वो अपने सर को थामकर आंखें फाड़ फाड़ कर रात की तारीकी में इधर उधर तकने लगा। सोचने लगा, यह आवाज़ कहीं करीब से आ रही है या मेरे अंदर से उभर रही है? वो हाँफते हुए बोला, मैं समझ गया, तुम टेलीपैथी जानती हो। अब सारी बात समझ में आ रही है। एक नाजुक नाम लड़की ने किस तरह मुझे शिकस्त दी थी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, शहजोर हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, दिमाग से निकल जाओ और मेरे मुकाबले पर किसी शहजोर को भेजो। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है, आखिरी बात कहने आई हूँ। इस किले को बड़े हुनर से हासिल किया है और बड़ी लगन से ऐसे इंतजाम कर रही हूँ कि यह किला फौलादी किला बन जाए, कोई इसमें दाखिल न हो सके।
तुम लोगों को अपने यहाँ मुलाजमत देने से पहले मैंने सोच लिया था कि तुम में से कोई बाहर जाएगा तो दुनिया से चला जाएगा। हादी ने फौरन ही रिवॉल्वर को फेंक दिया, लेकिन दूसरे लम्हे दौड़ता हुआ रिवॉल्वर के पास आ गया और उसे उठा लिया। शिबा ने कहा, अब रुखसत हो जाओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने बड़ी फर्माबरदारी से रिवॉल्वर की नाल को पेशानी से लगा लिया। फिर जैसे ही ठाई की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंजी व दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। किसी को जान से गुजारने के बाद उसका चेहरा जोश और जज्बे से तमतमा रहा था। वह थोड़ी देर तक खला में तकती रही, फिर उठकर बिस्तर पर आई। आमना के सामने एक नई जिंदगी गुजारने से पहले वो कभी इस अंदाज में दुश्मनों से निमटना नहीं जानती थी। रफ्ता रफ्ता बहुत कुछ सीख गई थी, लेकिन अभी इब्तदा थी। वैसा करते वक्त अंदर ही अंदर लरजने लगती थी। वह बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद करके खुद को काबू में रखना जानती थी। ऐसे में नाकाम होती तो बेख्तियार बंद आंखों के पीछे मुझे देखने लगती। ये बातें मुझे बाद में मालूम हुई। बाजुकात मुझे तस्वुर में देखते देखते वह दिमाग को हदायत देना भूल जाती थी और यूं ही सो जाती थी। फिर वह मुझे बंद आंखों में छुपाकर सो गई। एक बार शेखर ने मेरा रोल अदा किया था। मैंने हिंदुस्तानी फौज और इंतजामिया के दूसरे शोबों को यह तासुर दिया था कि फरहाद हिंदुस्तान से निकल चुका है। मैंने यह साबित करने के लिए शेखर को अपना रोल अदा करने के लिए तैयार किया था। वो खुद हमारे चाहने वालों में से था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे साथ रहकर कुछ काम करे, कुछ दौलत कमाए, कुछ शोहरत हासिल करे। तब से वह इस्तांबुल में सोनिया के साथ था। वह तैयारी की आमद से 1 घंटा पहले सोनिया के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया। शेखर को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। वह भी किसी काबिल जिक्र हंगामे में मुलविस नहीं हुआ था। हमारे किसी दुश्मन से टकराने का मौका भी नहीं मिला था, लिहाजा उसे कोई पहचान नहीं सकता था। सोनिया ने अपने मौजूदा चेहरे की मुनासबत से 1 घंटे के अंदर पासपोर्ट तैयार करवाया। अगर वह नाकाम होती तो टेलीपैथी के सहारे ऐसा कर सकती थी। बहरहाल इस मामले में शिबा की ज़रूरत नहीं पड़ी। शेखर ने पूछा, मादाम अब कब तक वापस आएंगी? हो सकता है कल ही वापस चली आऊं। आपने अचानक ही पारस के साथ पेरिस जाने का फैसला क्यों किया? तुम मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहते हो, खुद इस बात का जवाब दो। मैं समझता हूँ आप इसके लिए खतरा महसूस कर रही हैं। यही बात है, यही तो जानना चाहता हूँ, आपको खतरे का एहसास कैसे हो जाता है? आंखें खुली रखो, जहन खुला रखो, हमेशा हर पहलू पर नजर रखो तो बात समझ में आ जाएगी। दुनिया की कई खतरनाक तंजीमें खामोश बैठी हैं। पारस ने सफ़र की इब्तदा की तो उस पर आफत आने लगी। खुदा का शुक्र है वो इस मुसीबत से निकला है, लेकिन आइंदा भी उसे घेरा जा सकता है। किसी कहानी का आखिरी सीन बहुत ही सनसनीखेज होता है। किसी रास्ते की आखिरी मंजिल का आखिरी मरहला बड़ा दुश्वार गुजार होता है। इसी तरह पेरिस शहर से लेकर बाबा साहब के इदारे तक जो तवील रास्ता है वो पारस और रसवंती के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। मेरा वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है। ऐसे किसी मरहले पर आपके साथ रहने को जी चाहता है, मैं ज़रूर साथ रखूंगी। जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो करते रहो। एयरपोर्ट की इमारत में काफ़ी भीड़ थी। ये मालूम हो गया था कि जो त्यारा पहुंचने वाला है उसे हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। अब वो बखैरियत इस्तांबुल पहुंच रहा है। सोनिया औरतों और मर्दों को गहरी टटोलती हुई नज़रों से देखती जा रही थी। कई अफराद पर शुबा हुआ था। उसने शेखर को चुपके से बताया था कि उसे किन लोगों पर कड़ी नज़र रखना चाहिए। मैंने उसे मुखातिब किया, सोनिया पायलट का दिमाग कह रहा है वो कुछ नर्वस है। इस्तांबुल में मेडिकल चेकअप के लिए रुक जाएगा। उसकी जगह कोई दूसरा पायलट आने वाला है। वहाँ से जो एयर होस्टेस और स्टीवर्ड सफ़र करेंगे उनमें से तुम किसी एक को मुखातिब करो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी पायलट तब्दील हो जाएगा, लेकिन इन हालात में ऐसा मुमकिन है। उसने शेखर से कहा, तुम फ़ौरन हमारी रिहाइशगाह में जाओ, वहाँ मेरा मेकअप बॉक्स रखा हुआ है, उसे उठा कर ले आओ। शायद मुझे अपने चेहरे पर तब्दीली करना पड़े। शेखर वहाँ से चला गया। सोनिया उस रिटायरिंग रूम की तरफ आई जहाँ एयर होस्टेस और स्टीवर्ड वगैरह त्यारे के इंतजार में आराम करते थे। उसे रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला, एक एयर होस्टेस बाहर निकल रही थी। सोनिया ने आगे बढ़कर कहा, एक्सक्यूज़ मी, त्यारा कब तक पहुंच रहा है? सोनिया के कद, जिसामत और हुस्न में ऐसी कुदरती दिलकशी पैदा हो गई थी कि वो 16 या 17 बरस की नौखेज़ दोशीज़ा लगती थी। एयर होस्टेस जल्दी में थी, कहीं जा रही थी। यह सवाल बुरा लगा, लेकिन सोनिया पर नज़र पड़ते ही वह नरम पड़ गई। जो भी उसे देखता था, उससे मिलता था, उससे बातें करता था, उसी का होकर रह जाता था। उसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम पहली बार सफ़र करने जा रही हो? क्या तुम्हें यह पता नहीं फ्लाइंग चार्ट पर बड़े बड़े हरूफ से लिखा होता है कौन सा त्यारा किस वक्त पहुंचेगा? फिर टीवी स्क्रीन पर भी दिखाया जाता है। बहरहाल 5 बजे तक मैं त्यारे के अंदर तुमसे मुलाकात करूंगी। वो मुस्कुराती हुई चली गई। मैं भी उसके साथ जाने लगा। उसके ख्यालात पढ़ने लगा। इब्तदाई सोच के जरिए ही पता चल गया कि जहाज़ के पायलट से उसका रोमांस चल रहा है। दोनों ही अमरीकी हैं। उसका नाम सैली एंडरसन था। वह एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। अपना शौक पूरा करने के लिए एयर होस्टेस बन गई थी। पायलट का नाम जैकब हैरिसन था। वह पिछले 5 बरस से अमेरिकन एयरलाइन में काम कर रहा था। भरोसे का आदमी था। कोई गलत सोहबत नहीं थी। उसका रिकॉर्ड अच्छा था। ये सब कुछ मुझे सैली एंडरसन के दिमाग से मालूम हुआ। वह तेजी से चलती हुई बार में आई। वहाँ जैकब बैठा पी रहा था। उसने हाथ से जाम को छीनते हुए कहा, मैंने कई बार समझाया फ्लाइट से पहले इतनी ना पिया करो। वो बड़ी मोहब्बत से उसे देखते हुए फिर हंसते हुए बोला, मेरी जान 2 घूंट रह गए हैं, इसे तो पी लेने दो।
सैली ने जाम की बाकी शराब को एस्ट्रे में उंडेल कर कहा, हरगिज नहीं, चलो उठो। मैं जैकब के ख्यालात पढ़ने लगा। सैली उसके मुतल्लिक दुरुस्त सोच रही थी। वो अच्छे अज़ाइम रखने वाला जवान था। जिंदगी में कुछ करना चाहता था, इसलिए गलत सोहबत से परहेज करता था। मैंने सोनिया के पास आकर बताया, दोनों ही अच्छे किरदार के मालिक हैं, एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, अनकरीब शादी करने वाले हैं, उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं। उसने कहा, जब तैयारा यहाँ पहुंचेगा तो उसे पूरी तरह चेक किया जाएगा। तैयारे के मुसाफिर कुछ देर के लिए उतरेंगे, तुम उनके जरिए वहां के स्टाफ तक पहुंचोगे, फिर चेक करने वालों तक भी पहुंच जाओगे। रसवंती को भी यही करना है। मैं और रसवंती बराबर पारस के पास मौजूद रहते थे और उस तैयारे के जिम्मेदार लोगों तक भी पहुंचते रहते थे। आखिर वो ठीक वक्त पर इस्तांबुल के रनवे पर दौड़ता हुआ एक जगह रुक गया। जिन मुसाफिरों का सफ़र ख़त्म हो चुका था वो वहां उतर रहे थे। तैयारे के बाहर एयरपोर्ट का अमला मौजूद था। हम उन मुसाफिरों के जरिए उस अमले के इंचार्ज तक पहुंच गए। फिर रफ्ता रफ्ता हर उस शख्स के दिमाग में जाने लगे जो उस तैयारे को अंदर और बाहर से चेक कर रहे थे। इसमें अच्छा खासा वक्त सरफ हो रहा था। आखिर परवाज का वक्त आ गया। सोनिया तैयारी में पहुंच गई। उसकी सीट पारस से 2 कितार पीछे थी। मैंने कहा, हमने हर पहलू पर नजर रखी, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिसके लिए बाद में पछताना हो। इतनी जिद्दोजहद और जांच पड़ताल के बाद हमें मुतमईन हो जाना चाहिए। रसवंती ने कहा, मैं सोनिया की मौजूदगी से बिल्कुल मुतमईन हूं। वो बोली, मैं किसी पुरस्कार कुव्वत की मालिक नहीं हूं। अगर कुछ होना है तो वो होगा और होने को इंसान टाल नहीं सकता। रसवंती ने परेशान होकर पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? सीधी सी बात कह रही हूं, हम तदबीरें करते हैं और कभी तकदीर से मार खा जाते हैं। ऐसे वक्त सोनिया भी कुछ नहीं कर सकेगी। रसवंती के दिल को ममता ने कमजोर बना दिया था। वो फिर परेशान हो गई, कहने लगी, शीबा से कहो वो भी यहां मौजूद रहे। शीबा की सोच सुनाई दी, रसवंती तुम मुझे बेहिस और गैर जिम्मेदार ना समझो, मैं बहुत देर से मौजूद हूं। तुम्हारे साथ रहकर इन लोगों के दिमागों में पहुंचती रही हूं। जिन्होंने जहाज को अच्छी तरह चेक किया है, मैं भी मुतमईन हूं। फिलहाल कोई अंदेशा नहीं। आइंदा खुदा मालिक है। पारस बहुत खुश था। जिन लोगों ने तैयारे को हाईजैक करने की कोशिश की थी उन सबको एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया गया था। बाकायदा कागजी कार्रवाई हुई थी ताकि उनका कानूनी तौर पर मुहासबा हो सके। पारस ने मंगल पांडे से पूछा, क्या तुम अपने जासूसों के साथ नहीं जाओगे? ना मैं किसी के साथ आया हूं और ना ही तुम्हें अगवा करने का मुजरिम हूं। मैं काम मुसाफिर की हैसियत से अमेरिका तक सफर कर रहा हूं। आह। पारस ने पूछा, इस आह का क्या मतलब हुआ? मुझे वो महाज्योतिषी धनराज याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है? मैं मालूम करना चाहता हूं यहां से अमेरिका तक जाने और वापस आने के दौरान कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकूंगा या नहीं। अगर मैंने कोई बड़ा काम कर दिखाया तो सारी दुनिया में वाह वाह होगी, लेकिन वो ज्योतिषी जाने कहाँ है? अभी होता तो मेरे हाथ की लकीरें देखकर पेशगोई करता। पारस ने कहा, तुमने कहा था जब वो लकीरें देखकर कोई खुशखबरी सुनाता है तो उसके पीछे औरत का एक थप्पड़ होता है। इसीलिए मैं आहें भर रहा हूं। वो कमबख्त ज्योतिषी बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाता है, लेकिन शर्त यही होती है कि वो साथ रहेगा। तो कोई ना कोई औरत मुझे थप्पड़ मारेगी। भला ये भी कोई तुक है? मैं मर्द हूं मगर मेरे मुकद्दर में मर्दानगी नहीं है, इसलिए ये मुकद्दर साहब मुझे औरतों से मार खिलाती हैं। उसी वक्त सोनिया अपनी जगह से उठकर मंगल पांडे के पास पहुंच गई। पहले तो उसने प्यार से पारस की तरफ देखा। मंगल पांडे ने पूछा, मिस क्या बात है? सोनिया ने अपना दायां हाथ दिखाते हुए कहा, पता नहीं क्यों मेरी हथेली खुजा रही है। जी चाहता है किसी को एक जोरदार। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मंगल पांडे एकदम से घबरा कर उठ गया। फिर बोला, क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में खुजली हो रही है तो मैं क्या करूं? सोनिया ने कहा, पता नहीं क्यों मुझ पर अजीब सा दौरा पड़ता है। जी चाहता है किसी को छेड़कर झगड़ा शुरू करूं और नतीजे में एक थप्पड़ मार दूं। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। मेरी सीट वो पीछे है, नंबर है सीट 12। मैं सोच कर आई हूं तुमसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहूंगी। तुम इनकार करोगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पांडे फौरन ही अपनी सीट से दूर हो गया। फिर बोला, मैंने कहा ना झगड़ा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी सीट पर जाकर बैठ रहा हूं। वह जल्दी से चलता हुआ सोनिया की सीट पर जाकर बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए पारस के पास बैठ के उसने भी मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो मम्मा, आपसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है। सोनिया ने कहा, अच्छा तो रसवंती ने तुम्हें बता दिया है? हाँ, और ये भी बता दिया कि पहला पारस आपका मामा कहता है, लिहाजा मुझे भी यही कहना चाहिए। अगर तुम्हारी मामा ये बात ना समझाती तो मुझे क्या कहते? मैं ख्वाह कुछ ही कहूँ, माँ आखिर माँ होती है और आप तो मेरी पैदा करने वाली माँ से ज़्यादा अजीम हैं। उन्होंने मुझे आपके मुतल्लिक बहुत कुछ बताया है। मुझे रिश्तों के मुतल्लिक जो सबसे पहला सबक मिला वो ये है कि एक तरफ मेरी मामा को खून की ज़रूरत हो और दूसरी तरफ आपको ज़रूरत हो तो मैं पहले आपको खून दूंगा। सोनिया उस पर झुक गई, एक बाजू से उसे समेटा, दूसरे हाथ से उसके चेहरे को थाम लिया, फिर चेहरे के एक एक हिस्से को चूमती चली गई। फिर उसे आवाज़ सुनाई दी, क्या ये तुम्हारा बेटा है? उसने सर घुमाकर देखा। एयर होस्टेस सैली खड़ी हुई कह रही थी, तुम्हें देखने से पता ही नहीं चलता कि शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ हो। मेरी शादी नहीं हुई है। ये बच्चा बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। मैं जवाब में इसे प्यार कर रही हूँ। याद है मैंने कहा था तैयारी में मुलाकात होगी। बोलो, क्या खाना पीना चाहती हो? क्यों मास्टर, तुम आइसक्रीम खाओगे? पारस ने कहा, आइसक्रीम बच्चे खाती हैं। सैली ने हैरानी से आंखें फाड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा तो तुम जवान हो गए हो, क्या विस्की पेश करूं?
पारस ने अफसोस जाहिर करने के अंदाज में कहा, पता नहीं तुम जैसी बच्चियों को एयर होस्टेस क्यों बना दिया जाता है। अगर कोई बच्चा शौखी में आकर बच्चा कहलाने और आइसक्रीम खाने से इनकार करे तो क्या उसे विस्की पेश की जाती है। सैली दम बखुद रह गई, माजरत चाहते हुए बोली, मुझे अफसोस है, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम वाकई बच्चे नहीं लगते, बुजुर्गों की तरह बोलते हो। क्या मैं कोक पेश करूं? उसने पारस और सोनिया को कोका कोला के 2 कैन पेश किए, फिर ट्रॉली लेकर आगे बढ़ गई। सोनिया ने कहा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तुमसे मिलूं, मुलाकात तो होगी लेकिन असल सूरत नहीं देख सकती। जब पेरिस में मामा देखेंगी तो वो भी यही शिकायत करेंगी, इसमें मेरा क्या कसूर है। सोनिया चुप होकर सोचने लगी, बेटा अपनी पैदा करने वाली मामा के पास पहुंच नहीं सकेगा। उसे रूहानी तौर पर आगाही मिलती थी कि मुसीबत आने वाली है, लेकिन यह समझ में नहीं आता था मुसीबत कैसे आएगी, किसकी तरफ से आएगी। लेकिन समझ में न आने के बावजूद बड़ा हौसला मिलता था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी कि उस पर खुदा की खास रहमत थी, वक्त से पहले आगाही मिलती थी। 1 घंटा गुजर गया। रसवंती ने कहा, मैं जरा पायलट के दिमाग से होकर आती हूँ, मालूम करूं त्यारा यहाँ किस वक्त पहुंचेगा। वो गई मगर चंद लम्हों बाद घबराई हुई से वापस आई। सोनिया गजब हो गया, मैं पायलट के दिमाग में नहीं पहुंच सकती फरहाद, तुम पहुंच कर देखो। मैंने भी पहुंचने की कोशिश की तो उसने सांस रोक ली। बड़ी हैरानी की बात थी, जब मैंने पहली बार उसके दिमाग में जगह बनाई तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उसे पराई सोच की लहरों का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। अब अचानक कैसे होने लगा? जाहिर है हर दाव का एक तोड़ होता है। जब से हमने टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल किया, दुश्मनों से बचाव के नित नए तरीके इख्तियार करते जाती हैं, और यह तरीका सभी ने इख्तियार कर लिया था। जो योगा में महारत नहीं रखता था, सांस रोकने की आदत नहीं थी, उसके दिमाग को तरमीमी अमल के जरिए 1 घंटे के लिए या 1 हफ्ते के लिए लॉक कर दिया जाता था। उस पायलट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस पर तनवीमी अमल किया गया होगा और यह हदायत की गई होगी कि तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद वो अमल को भूल जाएगा। सिर्फ वो बातें जहन में रहेंगी जो नक्श कर दी गई थी। यानी उसके दिमाग में कह दिया होगा कि जब तक वो तैयारी में ना जाए, वहां की जिम्मेदारियां ना संभाले, उस वक्त तक वो आम हालत में रहेगा। उसका दिमाग किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस नहीं करेगा। लेकिन तैयारी के परवाज करती वो चंद घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए हसास हो जाएगा। किसी भी सोच की लहर को महसूस करते ही सांस रोक लेगा। अपनी सोच के मुताबिक परवाज नहीं करेगा। उसके दिमाग में यह नक्श कर दिया गया होगा कि तैयारी को किधर ले जाना है और वो उधर ले जा रहा होगा। सोनिया दौड़ती हुई पायलट कैबिन के दरवाजे के पास आई। उसे खोलने की कोशिश की, पता चला वो अंदर से लॉक है। एक स्टीवर्ड ने आकर पूछा, मिस आप दरवाज़ा क्यों खोलना चाहती हैं? मैं पायलट से 2 बातें करना चाहती हूँ। सॉरी, परवाज के दौरान यह मुमकिन नहीं है। आप पेरिस या न्यूयॉर्क पहुंचकर उससे बात कर सकेंगी। सोनिया सोचती हुई पारस की तरफ आने लगी। रसवंती फिर रोने लगी थी। मैंने डांट कर कहा, यह तुमने क्या लगा रखा है? जरा सी बात पर परेशान हो जाती हो, दूसरों को भी परेशान कर देती हो। खामोश रहो। अगर ख्याल ख्वानी नहीं करना है तो अपनी जगह मौजूद रहो। हम पारस की हिफाजत के लिए कुछ करते हैं। वांसु पहुंचते हुए बोली, मुझसे भूल हो गई, अब नहीं रहूंगी। मुझे ख्याल ख्वानी से ना रोको, मैं अपने बेटे के पास रहूंगी। बेशक रहो, लेकिन हमें परेशान ना करो, सोचने समझने का मौका दो। हमारी ये बातें सोनिया के दिमाग में हो रही थी। उसने कहा, फरहाद और रसवंती गौर से सुनो, जो कह रही हूं उस पर अमल करते रहना। शीबा, क्या तुम भी मौजूद हो? शीबा ने अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाया। सोनिया ने कहा, मैं एयर होस्टेस सैली को लेकर एक बाथरूम में बंद हो जाऊंगी। उस बाथरूम के पास कोई भी आए तो शीबा तुम वहां मौजूद रहना और उसे दूसरे बाथरूम की तरफ रवाना कर देना। दूसरे या तीसरे बाथरूम में कोई मौजूद हो तो उसे जल्दी निकलने पर मजबूर करना। उसने रसवंती से कहा, तुम सैली के दिमाग पर काबिज रहोगी ताकि वो किसी बात पर एतराज़ न कर सके। उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ की दूसरी एयर होस्टेस और स्टीवर्ड के दिमाग में आते जाते रहोगे, उन्हें सैली की अदम मौजूदगी महसूस नहीं होने दोगे। उसने मेकअप बॉक्स उठाकर चलते हुए कहा, शीबा तुम सैली को मेरे पास ले आओ। हम सब उसके मशवरे पर अमल करने लगे। उसके रिकॉर्ड फाइल में यह दुरुस्त लिखा हुआ था कि यह ऐसी ज़हीन तरीन औरत है कि टेलीपैथी जानने वाली भी इसकी मोहताज रहती हैं। वो बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सैली वहां पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मर्जी से आई है। उसके आते ही सोनिया ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। सैली को आईने के पास अपने सामने खड़े होने के लिए कहा, फिर मेकअप बॉक्स खोलकर अपने काम में लग गई। पता नहीं वो तैयारा किस तरफ परवाज कर रहा था और पारस को लेकर कहाँ पहुंचने वाला था। पायलट के दिमाग को लॉक करने का मतलब यही था कि हमें परवाज की सिमत मालूम ना हो। अगर हम इस्तांबुल, पेरिस या न्यूयॉर्क के जिम्मेदार अफसरान को कानून की दुहाई देते तो कोई फायदा ना होता। तैयारी के पायलट को ज्यादा से ज्यादा धमकियां दी जाती। यह कोई जंगी तैयारा नहीं था जिसे हर तरफ से घेर कर किसी खास जगह उतरने पर मजबूर किया जाता। यह मुसाफिर बरदार तैयारा था। उसे धमकी नहीं दी जा सकती थी और धमकियों पर अमल करते हुए इस तैयारी को मारकर गिराया नहीं जा सकता था। और ये लोग पारस को अगवा कर रहे थे। इन्हें तैयारी की तबाही से कौन सा सदमा पहुंचने वाला था? पारस अगर इन्हें जिंदा सलामत मिल जाता तो अच्छी बात थी, ना मिलता तो उनका कुछ ना बिगड़ता, हमारी दुनिया उजड़ जाती। तकरीबन 40 मिनट में मेकअप मुकम्मल हो गया। अब सैली के सामने दूसरी सैली खड़ी हुई थी। सोनिया आईने में खुद को और सैली को देख देख कर मेकअप की खामियां दुरुस्त कर रही थी। हर तरह से मुतमईन होने में और 10 मिनट गुजर गई।
फिर उसने अपना पासपोर्ट निकाला, उसकी तस्वीर को सामने रखा। फिर उसके मुताबिक सैली के चेहरे पर मेकअप करने लगी। उसके मेकअप में ज़्यादा वक्त सर्फ करने की ज़रूरत नहीं थी। सोनिया जिस लड़की के मेकअप में सफ़र कर रही थी उसका नाम मैरी था। उसने आधे घंटे में सैली को मैरी बना दिया। कोई बहुत गौर से देखता तब उससे शुभ होता, वरना मेकअप बड़ी हद तक कामयाब रहा था। इन कामों से फारिग होने के बाद उसने मेकअप बॉक्स को बंद किया। फिर पूछा, रसवंती, तुम चंद लम्हों के लिए इसके दिमाग को छोड़ो और शीबा से कहो मेरे पास आई। रसवंती ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो सैली एकदम से चौंक गई। फिर उसने सर झुकाकर सोचा, बाथरूम में कैसे आ गई है। फिर सर उठाकर सोनिया को देखा तो एकदम से परेशान हो गई। उसकी हमशक्ल सामने खड़ी हुई थी। उसे पता नहीं था कि उसकी शक्ल अब मिट चुकी है, वो कुछ और नजर आने लगी है। वो हैरत से चीखना चाहती थी। अव्वल तो सोनिया उसे चीखने का मौका न देती, दोम ये कि रसवंती उस वक्त तक दिमाग पर काबिज हो गई थी। शीबा आकर पूछ रही थी, सोनिया क्या बात है। उसने कहा, रसवंती सैली के दिमाग में कब्जा जमाई रहेगी। तुम सैली के दिमाग के तय खाने में उतरो, इसके मुत्तलिक हर ढकी छुपी बात मालूम करो, खुसूसन वो बातें जो पायलट जेकब से ताल्लुक़ रखती हैं। मुझे तफसीली मालूमात फराम करती रहो। मैं एयर होस्टेस की ड्यूटी अंजाम देने जा रही हूँ। वह बाहर निकल गई। सैली ने मेकअप बॉक्स को उठाया। फिर वहाँ से बाहर आकर पारस के पास वाली सीट पर बैठ गई। मैंने पारस को पहले ही समझा दिया था, जो तुम्हारे पास आकर बैठेगी वो तुम्हारी मम्मा नहीं कोई दूसरी औरत होगी, लिहाजा उससे ज़्यादा बातें न करना। मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी। मैंने अब तक दूसरी एयर होस्टेस और स्टीवर्ड वगैरह को सैली की अदम मौजूदगी का एहसास नहीं होने दिया। अब तो सैली की जगह सोनिया ड्यूटी पर आ गई थी। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने सैली के मेकअप में रहना क्यों ज़रूरी समझा, लेकिन मैं उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। एक तो वो ड्यूटी पर थी, मुसाफिरों से मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम कर रही थी। फिर शीबा रह रहकर उसके पास आती थी और सैली के मुतालिक तफसीलात बताती रहती थी। मैंने खुद ही अंदाज़ा लगाया, अगर मैं सोनिया की जगह तैयारी में होता तो क्या करता। मैं भी किसी स्टीवर्ड के रूप में आकर जहाज़ के हमले में शरीक हो जाता, क्योंकि स्टीवर्ड वगैरह पायलट से करीबतर होते हैं। सैली तो बहुत ज़्यादा करीब थी, उसकी महबूबा थी। ये तैयारा जहाँ भी जाकर रुकने वाला था वहाँ वो महबूबा की हैसियत से पायलट के करीब पहुँच सकती थी। अब तो ये आगे चलकर ही मालूम होने वाला था कि हमारे साथ क्या पेश आएगा। तैयारी में जो अमला था वो ये बताने से कासिर था कि जहाज़ किस तरफ परवाज कर रहा है और अब कहाँ उतरने वाला है। शीबा कभी सोनिया के पास पहुंचकर उसे सैली के मुतालिक बताती और कभी पारस के जरिए खिड़की के बाहर देखती। एक बार उसे पता चला कि परवाज नीची हो रही है और एक बहुत बड़ा शहर नजर आ रहा है। उसने ज़रा देर तक देखा, फिर एकदम से चौंक कर सोनिया को मुखातिब करते हुए बोली, ओ गॉड सोनिया, गजब हो गया, यह तैयारा इसराइल पहुंच गया है। हमने पारस के जरिए तिल अबैब शहर देखा है। हम सब पर सख्ता तारी हो गया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी दलदल में जा फंसेंगे जहां पहले भी फंस चुके थे और जहां से निकलने में खासा अरसा लग गया था। अब हम बेटे को वहां से सही सलामत निकाल सकेंगे या नहीं, यह सिर्फ खुदा जानता था।